दे डू मीटिंग्स विद सेटन और सेटन उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि शैतान आगे कैरेट के आपके लगाता है, बिल्कुल क्या चीज़ डेंगल करता है आपके, प्लेजर, हीडनिज्म। उसका रिजल्ट ये होगा कि फैमिली सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो कि आज अनप्रेसिडेंटेड हम मिसालें देख रहे हैं। जो मर्द हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वाई? उसकी एक वजह ये ओवर एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी, कि देर आर दीज गैदरिंग्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल हु आर हाईली इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, पीपल हु बेसिकली रन द वर्ल्ड, और पीपल हु हैव अ बिग से इन हाउ द वर्ल्ड इज रन एटलीस्ट, ठीक है? ये लोग गैदर होते हैं इन जगहों पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। कि म्यूजिक इज डीपली कनेक्टेड टू सीक्रेट सोसाइटीज। इवन इस पे गोरों का काम आपको मिल जाएगा, म्यूजिक एंड इल्यूमिनाटी पे। बिल गेट्स जो है ना वो बहुत अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं। रिसेंटली बहुत एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गया, डीपॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा जिक्र करता है कि हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? पॉपुलेशन कम होनी चाहिए का क्या मतलब है? जी अहमद भाई, माशाल्लाह आज सुबह के अज़कार किए हैं आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों कुल माशाल्लाह 3 बार। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ ना, तो उसके बाद मैंने आदत बनाई हुई, तो उसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ। मैं असल में इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूँगा तीनों कुल पढ़ लें, क्योंकि टॉपिक आज बड़ा ख़तरनाक है। टॉपिक ऐसा है कि ज़ाहिर है इसमें प्रोटेक्शन की भी बड़ी ज़रूरत है। तो लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट अहमद भाई, डू यू बिलीव वी आर लिविंग इन अ सैटेनिक वर्ल्ड ऑर्डर? Do I believe that we are living in a satanic world order? Yes. आपको पहले थोड़ा सा डिफाइन करें, इससे मुराद की आपकी सैटेनिक वर्ल्ड ऑर्डर से। देखें, सेटनिज़म जो है, मतलब इस पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बट चूँकि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो शैतान की इबादत ये तो थ्रू आउट हिस्ट्री जो है वो चली आ रही है, और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को कहा था कि आप क्यों शैतान की इबादत करते हैं। इसी तरह सूरह यासीन में है कि ए बनी आदम, मैंने तुम्हें नहीं रोका था कि शैतान की इबादत ना करना। तो सेटनिज़म एज़ यू नो कि वो ये है कि पीपल वर्शिप सेटन और दे डू मीटिंग्स विद सेटन, और सेटन उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, और शैतान जो है वो अपने पंजे गाड़ना चाहता है मुख्तलिफ डोमेन्स में, जगहों पे, ताकि मैक्सिमम इब्ने आदम को जो है वो करप्ट किया जाए। इस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ कि आज जो हो रहा है, यानी हमें तो यकीन नहीं आता है मतलब भाई 20-30 साल पहले अगर चले जाएं, जो वो अक़दार और वैल्यूज़ थी और जो आज हो रहा है, जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो कॉन्सर्ट्स हैं, फिर जिस तरह की टीवी सीरीज़ बन रही हैं, बहुत डार्कनेस की तरफ हॉलीवुड जा रहा है। अगर लेटेस्ट हम टीवी सीरीज़ और ये इवन सॉन्ग्स की बात करें, मूवीज़ की बात करें, बहुत कुछ इस थीम पे जो है ना वो बन रहा है। डीमंस की थीम आप कह लीजिए, डीमोनोलॉजी पे या अकल्ट साइंसेस पे। तो इस सेंस में मैं आपका व्यू भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना व्यू दे दिया आपको कि आई बिलीव कि यस, बहुत फोर्सेस इकट्ठे होकर काम कर रही हैं और बहुत फोर्स के साथ काम हो रहा है, लेकिन आप कैसे इस सब को जो है वो देखते हैं? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन इस तरह करूँगा कि एक है एक्सप्लिसिट वर्शिप ऑफ शैतान। सही है। एक्सप्लिसिट से मेरी मुराद ये है कि एक इंसान इंटेंशनली ये काम कर रहा है, और इंटेंशनली वो सेटनिज्म एज ए रिचुअल या रिलीजन वो प्रैक्टिस कर रहा है। सही है। एंड एक है दूसरा इंसान जो उस निज़ाम के अंदर है, उस निज़ाम को सपोर्ट कर रहा है, अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियसली उसका हिस्सा बना हुआ है। तो इन दो में मैं फ़र्क करूँगा। सो जहाँ तक आप एक मैक्रो पिक्चर खींच रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ राइज है कि नहीं है, तो एक्सप्लिसिट वाला तो आई वुड थिंक कि नहीं, कम है शायद। अच्छा। या सवाल भी हो सकता है कि क्या है भी कि नहीं है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि बेस्ट ये होगा कि हम उस डिस्कशन के अंदर ऑडियंस के ऊपर छोड़ें कि वो क्या फ़ैसला करती हैं कि क्या ये दुनिया जो है वाकई में शैतान इसको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये कहा जा सकता है कि शैतान बेसिकली चला रहा है दुनिया, ये या फिर इट्स द अदर वे अराउंड। बिल्कुल सही। तो जहाँ तक आपने हॉलीवुड वगैरह की बात की ना, मैं निज़ाम के बारे में पहले बात करूँगा कि जो एक ओवर आर्चिंग निज़ाम है जिसके अंदर पॉलिटिकल स्फेयर भी है, इकोनॉमिक स्फेयर भी है, फिर ये मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ है।
तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि जो मॉडर्न पोस्ट सोवियत एरा जो दुनिया है कम अज़ कम वो लिबरलिज़म की जीत है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के अंदर आप समझें लिबरलिज़म जो है और कम्युनिज़म जो है दो नज़रियात हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। नन ऑफ देम इज़ इस्लामिक पर से, लेकिन कम अज़ कम दो नज़रियात हैं जो लड़ रहे हैं। लिबरलिज़म जो है वो लिबर्टी को फोकियत देता है ओवर इक्वालिटी, और कम्युनिज़म जो है ना इन वेरी सिंपल टर्म्स वो इक्वालिटी को फोकियत देता है ओवर लिबर्टी। सो USSR जब ख़त्म हुआ है तो फिर हमारे पास आ गया है लिबरलिज़म की एक लिहाज से जीत आई है। अच्छा, अगर आप लिबरलिज़म को अंडरस्टैंड करेंगे, लिबरलिज़म एक मेटा नैरेटिव है। मेटा नैरेटिव कहते हैं एक बड़ा नैरेटिव जिसके अंदर और छोटे छोटे नैरेटिव्स हैं। सो लिबरलिज़म के अंदर उनकी अपनी एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, एक इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है, एक एथिकल फ़िलासफ़ी भी है। सो अगर आप लिबरलिज़म के एथिकल मॉडल को देखेंगे तो लिबरलिज़म का एक तो लिबरलिज़म है सेक्युलर लिबरलिज़म। सो यहाँ से पहले ही हमने सेक्युलर कह के खुदा को पहले ही पिक्चर में से हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। वेस्ट ने इस निज़ाम के तहत, इवन तो कम्युनिस्ट ने भी निकाला हुआ था, लेकिन इन दोनों निज़ामों ने खुदा को केटर नहीं किया हुआ। पब्लिक स्फीयर से और खुदा का अमल दखल जो है, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन ही है कि खुदा का अमल दखल नहीं है, रिलीजन का अमल दखल नहीं है। तो एक तरह तो शैतान की तो वहीं जीत होगी, वर्ल्ड ऑर्डर एक इस्टेब्लिश करने के अंदर एक तो उसकी जीत वहीं वैसी होगी कि उसने सेक्युलर निज़ाम इस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा, फिर लिबरलिज़म के अंदर फ्रीडम ऑफ और लिबरेशन को फोकियत दी गई, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स का नारा हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अगर आप लिबरलिज़म को स्टडी करेंगे और उसके एथिकल पैराडाइम को समझने की कोशिश करेंगे, एथिकल पैराडाइम से मुराद ये कि एथिक्स कैसे डिफ़ाइन करता है लिबरल, एथिक्स से मुराद ये कि राइट एंड रॉन्ग को लिबरलिज़म कैसे डिफ़ाइन करता है, कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, हाउ डू यू जज बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो लिबरल एथिकल मॉडल जो है वो बेस्ड है यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर। मॉरल रिलेटिविज्म भी कह सकते हैं, मॉरल रिलेटिविज्म भी कह सकते हैं कि मॉरल रिलेटिविज्म से मुराद ये है कि वो ऑब्जेक्टिव सेंस ऑफ मोरालिटी में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं मोरालिटी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। और जो एथिकल मॉडल है वो यूटिलिटेरियनिज्म है। अब यूटिलिटेरियनिज्म जो है इसकी जो शुरुआत है वो जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेसिकली इसको पॉपुलराइज किया। एंड यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली कहता है कि टू जज एन एक्शन एज राइट और रॉन्ग, आपने देखना है कि उस एक्शन की यूटिलिटी क्या है, क्या वो एक्शन जो है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर पेन कम हो रहा है और प्लेजर बढ़ रहा है कि नहीं। सो हर मॉरल एक्शन जो है यूटिलिटेरियनिज्म के तहत वो प्लेजर और पेन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो जो भी चीज़ प्लेजरेबल है वो ठीक है, और जो भी चीज़ लेस प्लेजरेबल है या पेन कॉज करती है उसको ख़त्म करना चाहिए। इसी तरह हार्म प्रिंसिपल भी इसी से निकला हुआ है कि सब चीज़ जायज़ है अनलेस एंड अनटिल आप अगले को हार्म कर रहे हो। तो ऐसा लगता है कि आज का जो मॉडल है, एथिकल मॉडल है, वो प्लेजर को प्रायोरिटाइज करता है और कहता है व्हाटएवर लीड्स टू प्लेजर इज समथिंग दैट इज गुड, और उसको मॉरली क्वेश्चन नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और हमें पता है हमारी ट्रेडिशन के अंदर, इस्लाम में, कुरान में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो जो लोग अपनी हवा की पैरवी करते हैं, जो अपनी डिज़ायर्स को फॉलो करते हैं और सिर्फ प्लेजर के पीछे भागते हैं, तो उनको तो विलिफाई किया है कुरान में अल्लाह ने। बल्कि वो तो लोग वो हैं जो शैतान के पीछे जाते हैं, क्योंकि शैतान आगे कैरेट के आपके लगाता है। क्या चीज़ डेंगल करता है आपके? प्लेजर। हीडनिज्म का मतलब है सीकिंग प्लेजर, बस प्लेजर आपने सीख करना, ये आपका जो है ना नजरिया है। तो अगर हम बिल्कुल फैक्चुअल बातें करें, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी नॉन फैक्चुअल बात नहीं की, ये फैक्चुअल बात है कि लिबरलिज्म का बोलबाला है पोस्ट कोल्ड वॉर। लिबरलिज्म के अंदर सेक्युलर लिबरलिज्म है, उसमें खुदा और रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं है। सेक्युलर लिबरलिज्म के अंदर एथिकल मॉडल जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म का है। यूटिलिटेरियनिज्म है बेस्ड ऑन हीडनिज्म के प्लेजर मैक्सिमाइज करना है। उसको आप अगर इस आइडिया से जोड़ेंगे जो हमें शरीयत से मिलता है कि हमें, जैसे रोज़ा, अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो रोज़ा किस चीज़ की एक्सरसाइज है? अपनी डिज़ायर्स को रोकने की, सब्र करने की, कि not everything that is pleasurable is good, not everything that is pleasurable is moral। तो यहाँ पे एक लिहाज से शैतान की जीत है
कि उसने जो निज़ाम, जो एथिकल मॉडल राइज कर दिया पूरी दुनिया के ऊपर, वो प्लेजर सीकिंग मॉडल है। Yes. और हमें पता है कि इंसान जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया कि इंसान को हमने वीक पैदा किया है और उसके अंदर ख्वाहिशात हैं, उसके अंदर शहवात हैं, और शैतान इन्हीं ख्वाहिशात को, इन्हीं शहवात को एक्सप्लॉइट करता है इंसान के खिलाफ। तो अब आपने निज़ाम ही वो बना दिया अगर जिसमें आपने डिफाइन गुड और ईवल को बेस्ड ऑन प्लेजर कर दिया है, तो शैतान की तो बहुत बड़ी जीत है। जैसे सूरह निसा में वर्स 119 में 4 प्रोमिसेस हैं शैतान के। उसकी जुर्रत इतनी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने उसने कहा जी कि 4 चीज़ें मैं करूँगा। पहली बात उसने की कि आई विल लीड देम एस्ट्रे। दूसरी बात कि मैं इनकी डिज़ायर्स भड़काऊँगा, और वही जो अभी आपने जो है ना वो बात की। तीसरा ये कि मैं इन्हें ऑर्डर दूंगा कि ये कैटल के कान काटें, और ये सुपरस्टिशंस एक सेंस में हम कह सकते हैं कि सुपरस्टिशियस बिलीफ्स में इन्वॉल्व करना। और चौथी चीज़ उसने कही थी कि मैं इन्हें ऑर्डर करूंगा कि अल्लाह की तख्लीक को चेंज करें। तो अगर ये 4 चीज़ें अहमद भाई जहन में रखें और आज की दुनिया को देखें, तो जो एक तो हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी बन चुकी है, और फिर मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया हॉलीवुड का कि वो किस साइड पे आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, फिर ये LGBTQ की पूरी एक वेव चल रही है, और ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि यार ये हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने खुल रही हैं। फिर जहाँ तक बात है लीडिंग एस्ट्रे की, तो देखें आ जाके मेरा तो ये बिलीफ है कि जितनी भी मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, जैसे आपने लिबरलिज्म का नाम लिया, पूरे जो सिस्टम्स हैं मॉडर्न सिस्टम, दे आर डिज़ाइंड इन सच अ वे कि एनस्लेव करें ह्यूमैनिटी को, and lead most of them astray, to be honest. And a certain group of families are simply controlling the world. ये तो एक बड़ी, ये भी एक फैक्चुअल बात है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी तो है नहीं। रॉथस्चाइल्ड टू नेम वन, ऑब्वियसली उस पर भी डिस्कशन हम करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही माशाल्लाह रिलेट किया, आई टोटली एग्री विद यू। और कुरान मजीद की तरफ भी देखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है हमारे सामने कि यस एक्सप्लिसिट इबादत भी है, और जो दूसरी आपने बात की कि किसी ना किसी तरह बस गुमराह करना है ह्यूमैनिटी को। अगर गॉड का कॉन्सेप्ट चला गया तो आई थिंक उसका काम वैसे भी हो गया। ही डजंट केयर कि उस पर लोग यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं, एज लॉन्ग एज गॉड पे नहीं रखते हैं तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। और गलत और सही का, गुड एंड बैड का भी तस्वर चेंज कर दिया। तो जब वो ऊपर से ही तस्वर चेंज हो गया, अब हॉलीवुड जो है वो प्लेजर दिखा रहा है, और वो ज़ाहिर है ये इन चीज़ों की, अब इसको आप कैपिटलिज्म के साथ जोड़ लें, इन चीज़ों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आपने बस डिमांड जो है उसके पीछे आपने चलते रहना है। ऐसी। तो वो फिर वो इसी किस्म का मटेरियल भी निकलेगा, इसी किस्म का तो इसके ऐसा लगता है जो इसके पीछे है ना, जैसे वो इकबाल की इबलीस से मजलिस शुरा है ना, वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक फैक्चुअल चीज़ है कि इबलीस की बाकायदा एक मजलिस शुरा है जिसमें इबलीस बैठा है और उसके सारे जो है ना वज़रा बैठे हैं, जो कि हो सकता है ये बिल्डरबर्ग ग्रुप वाले या रॉथस्चाइल्ड जो हैं इस तरह के लोग बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वो तो हदीस में है ना कि समंदर पे तख्त लगाता है अपना, उसमें जिक्र है कि उसके चेले आते हैं, वो आके खबरें देते हैं, शयातीन वगैरह आते हैं। लेकिन हमें ये पता शयातीन मिनल जिन्नी वल इंस भी हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं बिल्कुल। और ये कुरान में भी है कि उसकी फौज दोनों में से है। जी बिल्कुल, जिन्नों में से भी है और इंसानों में से उसकी जो है वो फौज है। अली भाई आपने जो आयत मेंशन की ना सूरह निसा की, आपने कहा 4 चीज़ें उसमें, अगर हम एक एक करके उनको देख सकें कि उनकी कोई मिसालें हमारे पास सामने हैं कि नहीं है, तो वो देख लेते हैं। अगर आप पहली चीज़ मेंशन करें, क्या है उस आयत के अंदर? आई विल लीड देम एस्ट्रे। ठीक है, वो तो बड़ा वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है। मुख्तलिफ फिलॉसफीज़, कन्फ्यूजन्स, यू नो, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, कुछ का मैंने अभी जिक्र कर दिया। तो उसके ज़रिए अल्लाह ताला की राह से हटाना, सिराते मुस्तकीम से हटाना, वो तो चलें वाज़ेह हो गया। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरा कि मैं इनकी डिज़ायर्स भड़काऊंगा, आग लगाऊंगा। ठीक है, और वो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि फैमिली सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो कि आज अनप्रेसिडेंटेड हम मिसालें देख रहे हैं कि मैन, मतलब लिटरली ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं हमारे पास अहमद भाई फैमिली के बंदा जो है ना उसको रोना आ जाता है कि यार क्या चल रहा है। बिल्कुल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे बढ़ चुके हैं। मेल्स को आप देख लें, सेक्सुअली अगर मैं बात करूं तो बहुत सी कमियां
उसकी बहुत सी वजूहात हैं, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है और जाहिर है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मुलविस होना। तो अल्टीमेटली ये भी फैमिली सिस्टम भी देखें कितना जो है वो तबाह हो। कुरान में एक और जगह पे भी ना शैतान ने कहा कि लउज़य्यिनन्न लहुम, कि मैं इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा, आई विल ब्यूटीफाई फॉर देम दीज इवल थिंग्स, आई विल मेक देम अट्रैक्टिव टू देम। सही है। तो अगर आप देखें असल में हमें ना अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वेस्ट जो है वो डोमिनेट करता है ग्लोबल लैंडस्केप को, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना हमारे पास वेस्ट की तरफ से आई हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप देखें कि जो जिसे ये लोग सेक्सुअल रेवोल्यूशन कहते हैं, सही, जिसमें इन्होंने सेक्स को बेसिकली रिप्रोडक्शन और मैरिज से अलग कर दिया। हाँ। कि सेक्स का रिप्रोडक्टिव जो यूटिलिटी थी उसके अलावा भी सेक्स को देखा जा सकता है, एंड सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज। फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह का जो एक की जो इंट्रोडक्शन थी, उस चीज़ ने भी इस चीज़ को बढ़ाया और भड़काया। सही। अब आपको पता है कि वेस्ट के अंदर ही स्कॉलर्स हैं जो किताबें लिख रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन है उसने हमें कितना नुकसान पहुंचाया। उसके इवज़ वो कहते हैं कि हमारे फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप किए हैं। सही। फर्टिलिटी रेट्स ऑन विद बोथ जेंडर्स, बिल्कुल फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप किए हैं। जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह, जी कि जो मर्द हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। वाई? उसकी एक वजह ये ओवर एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी। एंड ये क्योंकि वाईफाई और मोबाइल फ़ोन वगैरह, इजी एक्सेस, हाई स्पीड इंटरनेट, तो हमारे ज़माने में तो इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अनप्रेसिडेंटेड जो है ना उसके मुताबिक गिर चुके हैं। इसके अलावा स्पर्म काउंट कम हो गया है। बिल्कुल। जस्ट टू एलैबोरेट दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अब नुकसानात भी नज़र आने लग गए हैं। तो ये शैतान ने ही किया इंसानियत के साथ। बिल्कुल ठीक। और इंसानों को यूज़ किया शैतान ने। अरे शैतान खुद आके तो नहीं ये कर रहा, शैतान वसवसा कर रहा है, लोगों को इस तरफ लेके जा रहा है और फिर लोग ये काम कर रहे हैं। एक बड़ी खौफनाक चीज़ अहमद भाई, मैं जब भी सोचता हूँ मुझे बड़ा खौफ आता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो जिस तरह की टीवी सीरीज़ देखते हैं अनचेक्ड, यानी दे नेवर केयर कि उसमें कंटेंट क्या है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है। दे जस्ट सी इट फॉर द मैरिली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। बट ऐसी टीवी सीरीज़ और ऐसी मूवीज़ हैं कि जिसमें लूसीफर का कॉन्सेप्ट, बेसिकली शैतान का जो कॉन्सेप्ट है, उसे बहुत पावरफुल बीइंग दिखाया जाता है। यानी उसे गॉड ऑफ हेल दिखाया जाता है, गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड कह लें या गॉड ऑफ हेल कह लीजिए। और उसको अक्सर ना बेचारा भी दिखाया जाता है कि शायद उसकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो भी मतलब ताकि इंसान सिंपैथाइज करे, शैतान सिंपैथाइज करे, ठीक है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है अगर इसमें हम सोचें कि एक तो उसका फियर बहुत ज़्यादा बैठ रहा है लोगों के माइंड में, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें कहते हैं कि उसके जो हैं मैकिनेशंस, उसकी जो चालें हैं वो वीक हैं। ये कुरान की ही आयत है। और बल्कि ये भी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी उसे कह दिया था कि मेरे जो बंदे हैं उन पे तेरा कंट्रोल नहीं चलेगा, जो बरगज़ीदा जो बंदे हैं। तो मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि शायद ये डिस्कशंस कर के ना इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, सैटनिज़्म, कहीं ना कहीं शायद सबकॉन्शियसली लोग ये ना बिलीव करने लग जाएं कि यार हम बेबस हैं। बिल्कुल। और शैतान ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और बस वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है तो ख़तरनाक। अल्लाह ने जब कह दिया इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, कितनी बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात रिपीट की कुरान मजीद में। लेकिन स्टिल आई थिंक ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एजेंडा कि उसको एज ए फिगर इस तरह का दिखाया जाए कि वो बहुत पावरफुल फिगर है। जी। और शायद उसके साथ कोई ज़्यादती ना हुई हो, समथिंग लाइक दिस। असल में अली भाई, मीडिया जो है ना वो नैरेटिव बिल्डिंग करता है। मीडिया के पीछे जो जहन होता है वो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा होता है। एंड अगर आप पिछले लास्ट 30-40 ईयर्स का मीडिया देखें तो उसमें एक प्रोग्रेशन है नैरेटिव बिल्डिंग की। सही। जो आज का फॉर एग्जांपल फैमिली वाला मीडिया है, सही है, रेटिंग देते हैं ना ये अपनी फिल्म्स को और टीवी सीरीज़ को, जो जिसको ये फैमिली कह रहे हैं, या जो अंडर 18 के लिए भी जो मटेरियल टू वॉच एंड कंज्यूम ओके है, इसको अगर आप 30 साल पीछे ले जाना तो ये एक्सरेटेड कैटेगरी में आना था। ठीक है। सो इंसानों का जहन जो है वो तब्दील किया जा रहा है, एक मीडिया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, डीसेंसिटाइजेशन हो रही है। सही है। एक टाइम था जब अमेरिका में जो उनके सिटकॉम्स थे, जो उनकी सीरीज़ थी, उसके अंदर वो
कभी ये नहीं दिखा सकते थे कि एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक ही बेड में अपने बेडरूम में एक ही बेड पे लेटे हुए। अगर उन्हें वो सीन दिखाना होता था तो 2 सिंगल बेड्स अलग दिखाते थे वो, क्योंकि वो सेंसिटिविटीज थी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी की। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया यहाँ तक पहुँच गया है कि बच्चों की फिल्मों में के अंदर भी इंटीमेट सीन्स हैं बिटवीन द टू। पाकिस्तानी ड्रामे पहुँच गए यहाँ तक। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी ड्रामे, खैर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। सही। सो ये भी शैतान का काम है। शैतान जो है खुतवात शैतान क्या है? शैतान जो है वो फुटस्टेप्स, यानी कदम ब कदम आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको उस जगह पे लेके जाता है। ठीक है। कि क्योंकि शैतान को भी पता है कि अगर मैं इस अल्लाह ताला के बंदे से ये मुतालबा करूँगा तो ये भी रेजिस्ट करेगा, लेकिन मैं इसकी ज़ेनसाज़ी करता हूँ और उसके पास बहुत टाइम है। सो जो आपने बात मेंशन की ना कि आजकल जो मॉडर्न मीडिया है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल शैतान को एक डिफरेंट लाइट के अंदर दिखाया जा रहा है, मैं बहुत फ्रैंकली बिलीव करता हूँ कि मुसलमानों को ये मीडिया कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। मैं तो समझूंगा बिल्कुल गलत है, या अल्लाह ताला के यहाँ भी कसूरवार हैं, या शायद हराम है इस किस्म का मीडिया कंज्यूम करना। कि कुरान भी आपकी ज़हन साज़ी करना चाह रहा है, कुरान आपको बताना चाह रहा है शैतान के बारे में, कुरान आपको एक नैरेटिव देना चाह रहा है, एंड उसको आप बिल्कुल कोई तरजीह नहीं दे रहे, उसको आपने बंद करके रखा हुआ है, लेकिन आप अपना पूरा वर्ल्ड व्यू जो है मीडिया जो है उस वर्ल्ड व्यू जो है मीडिया से ले रहे हो। बिल्कुल। और उन शोज से ले रहे हो जो कुरान का एंटीथीसिस है, जो कुरान कह रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ आपको वो बता रहे हैं। सो ये तो बहुत ब्लेम वर्दी चीज़ है, जस्ट बिकॉज दे हैव शुगर कोटेड इट एंड मेड इट ग्लैमरस, या उसके अंदर कोई एक्शन है, या उसकी ग्राफिक्स बहुत ज़बरदस्त है, या स्टोरी जो है बहुत ग्रिपिंग है, या क्लिफ हैंगर्स के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको कंज्यूम करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे कि यार आई शुड फॉलो एवरी ट्रेंड या जो भी चीज़ फेमस होगी, तो फिर फितना दज्जाल इज़ गोइंग टू बी वेरी हैवी। बिल्कुल, वो भी तो ग्लैमराइज करके ही चीज़ें लाएगा ना, तो फिर अगर आप यही सोच के साथ चलोगे तो उससे भी नहीं बच पाओगे। बिल्कुल, आप डिसेंसिटाइज हो जाओगे। एंड जो दीन है, कुरान है, वो आपकी सेंसिटिविटीज़ को बरकरार रखना चाहता है, बल्कि आपको हमेशा अपने आप को रीसेंसिटाइज करना चाहिए कुरान के ज़रिए और दीन के ज़रिए, और दीन को सीख के। क्योंकि जिस माशरे में अब हम रह रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं कि शैतान का एक अटैक है माशरे में, तो उसको केटर करने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को इक्विप करने के लिए अपने आप को हमेशा रीसेंसिटाइज करना इन मीडिया को, ये सारी ये पोर्नोग्राफी, ये सारा जितना भी ये एक्सपोजर है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना। एंड जब कभी इंसान इस चीज़ में गिर भी जाए तो हमेशा कुरान की तरफ आए और अपने नैरेटिव की तरफ आए, अपने दीन के नैरेटिव की तरफ, वो उस नैरेटिव की तरफ जो अल्लाह ताला उसको देना चाहता है, अपने आप को रीसेंसिटाइज करने के लिए। अगर हम ये करना छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल उसी माइंडसेट की तरफ जाएंगे जिस माइंडसेट की तरफ ये हमें ले जाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। और वो उसके पीछे शैतान है, उसके पीछे शैतान है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कुछ मेरा इस पे मानना भी है जितनी मेरी रिसर्च है, कि मॉडर्न वर्ल्ड के जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, इसमें सोशोलॉजिस्ट आ गए, इसमें एवोल्यूशनिस्ट आ गए, बायोलॉजिस्ट आ गए, इसमें पॉलिटिकल साइंस के लोग आ गए, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस आ गए, वगैरह वगैरह, वो सब अकल्टिस्ट थे, अकल्ट साइंसेस के बिलीवर्स थे, और दे वर पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मौजूद हैं कि जब उन्होंने उनकी ब्लड लाइन देखी तो वो मैच हो रही थी किसी ऐसे अकल्टिस्ट से जो बहुत एक्टिव था इन चीज़ों में। आज जितनी मूवमेंट्स ये स्पेशली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही, ये मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ऑब्वियसली हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उन सारी मूवमेंट्स के जो बानी हैं उनकी अगर ब्लड लाइन निकाल के देखी जाए तो वो जाकर मिलती ही ऐसे लोगों से है जो या तो मैजिक में इन्वॉल्व थे, या रिचुअल्स में, या अकल्ट साइंसेस में इन्वॉल्व थे। जी जी। डू यू थिंक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है, या ये इट इज़ वेरी मच पॉसिबल? अच्छा देखिए अली भाई, मैं ना एक थोड़ी सी वजाहत करूँगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले, और वो वजाहत ये है कि जब भी इस तरह के टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं ना हम, तो मैं चीज़ों को ना 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ अपने लिए पर्सनली, और मैं ऑडियंस को भी ये अपनी मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ ताकि वो भी समझ सकें कि मैं किस तरह किसी चीज़ का जवाब देता हूँ। सो मेरे नज़दीक जब भी इस किस्म का टॉपिक डिस्कस किया जा रहा होता है, 3 कैटेगरीज है मेरे जहन के अंदर। एक हैं फैक्ट्स, एम्पिरिकल फैक्ट्स, रियलिटीज़, जो कि बिल्कुल अनडिस्प्यूटेबल है, ठीक है, वो फैक्ट्स हो गए। उसके बाद है, जैसे हम चलें ये टर्म यूज़ कर लेते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी। कंस्पिरेसी थ्योरी एक ग्रे एरिया है, कुछ जो है
इसके अंदर देयर इज सम ट्रूथ टू इट, Yes. सम में देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन। Yep, अब true, यहाँ पे true. जो है ना मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एब्सोल्यूट फॉल्सहुड है, सही, जिसका ना कोई ना किसी एम्पिरिकल फैक्ट पे बेस्ड है और वो प्रूव भी हो चुकी है टू बी फॉल्स। सही। सो इन तीन चीज़ों को ना बड़े हमें मोहतात अंदाज में ना सबको स्टडी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सो प्राइमरी जो हमारा फोकस होना चाहिए वो एम्पिरिकल फैक्ट्स, एविडेंसेस, जिन चीज़ को हम साबित कर सकें, फॉर एग्जांपल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, राइट, ठीक है। राइट, एंड फिर हम देखें कि जो हमारे जो फॉर एग्जांपल कंस्पिरेसी कोट एंड कोट थ्योरीज हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट करती हैं कोई ना कोई एम्पिरिकल फैक्ट या रियलिटी को, राइट, या अगर चलो हम वो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, सही, हमें इन्फ्रेंस बना सकते हैं, इन्फ्रेंस ले सकते हैं। कभी कभार कहते हैं कि अब देखें आपको अगर आग नज़र आएगी ना कहीं पे, आप 110% श्योर हैं कि देयर इज़ फायर ओवर हियर, आपने देख ली वो आग, लेकिन कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, राइट, तो द स्मोक इज ऑल्सो इंडिकेशन कि फायर एग्जिस्ट्स। सो समटाइम्स हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली वो चीज़ देख नहीं रहे, लेकिन वी कैन से या देयर इज स्मोक हियर सो देयर माइट बी सम फायर है, तो हम एक इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरी यहाँ पे कोशिश ये होगी कि फैक्ट्स के बारे में बात की जाए और कुछ मैं अपनी इन्फ्रेंसेस शेयर कर दूं, और बाकी फिर हमारी ऑडियंस जो है वो अपनी इन्फ्रेंस बना सकती है। अप्रोच, बिल्कुल ठीक। तो आपने सवाल किया कि जो लोग इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में हैं आज दुनिया या रह चुके हैं या रह चुके हैं इन द पास्ट, उनका कोई ना कोई कनेक्शन रहा है ऑकल्ट साइंसेस के साथ या सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करते हैं कि ऑकल्ट साइंसेस से क्या मुराद है, या ऑकल्टिज्म से क्या मुराद है। ये ऑकल्टिज्म जो है ना, ये बहुत एक वेग टर्म है, लेकिन इट हैज़ टू डू विद सॉर्सरी, मैजिक, सुपरस्टिशन, मिथोलॉजी, थियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑकल्ट साइंसेस के अंदर आ जाती हैं। सही। एस्ट्रोलॉजी भी इसके अंदर शामिल है, बिल्कुल ठीक। एंड पैरानॉर्मल, न्यूमरोलॉजी भी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह भी, एंड ये जो कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर जो मिस्टिसिज्म है वो भी इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। जैसे कबाला हो गया जूइश ट्रेडिशन के अंदर, हमारे यहाँ सूफीज़म के अंदर भी कुछ अकल्ट चीज़ें शामिल हैं, जो कि कुरान सुन्नत से ज़ाहिर है साबित नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ऑकल्टिज्म से ये मुराद है। एक फैसिनेशन रही है इलीट्स की इस चीज़ के साथ, एंड ये हिस्ट्री में बड़ी वाज़ेह है कि इलीट्स की इस चीज़ के साथ एक फैसिनेशन रही है। एंड कुछ लोग जो हैं जिन्होंने दुनियावी लिहाज से बड़े बड़े काम किए हैं, उनके बहुत क्लोज कनेक्शंस रहे हैं ऑकल्टिस्ट्स के साथ, एंड ये फैक्चुअल बातें हैं जो लोग खुद चेक कर सकते हैं। मैं एक नाम भी ले लेता हूँ, डेविड आइक, ठीक है, उसका इस पे काफ़ी काम है, ऑल्दो बहुत एग्जैजरेशन भी है, ठीक है, लेकिन आपने शायद देखा हो उनके कुछ रिसर्च को, जब वो बात कर रहे होते हैं कि ये जो एलीट्स हैं, जी, दे आर कनेक्टेड टू अ सीक्रेट ब्लड लाइन, और फिर वो काफ़ी प्रूफ्स उसमें देता है। ठीक है, मैंने कहा चले एक नाम भी मैं ले लूँ। चले मैं भी एक नाम शेयर करता हूँ आपके साथ, जैक पार्सन का। यस, ठीक है। अब जैक पार्सन जो है, ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ रॉकेट फ्यूल या जेट फ्यूल। उसने बेसिकली ये जो मिसाइल हैं या जेट वगैरह, इसका कोई बेसिकली उसने वो किया था, डिस्कवर वगैरह या इन्वेंट, समथिंग लाइक दैट, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। तो जैक पार्सन बहुत मशहूर है, लोग सर्च भी कर सकते हैं उसको। 1952 में ही पास्ट हुए, एंड इसने जो नाज़ी साइंटिस्ट्स थे उनके साथ मिल के जो है ना, इसने ये रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह, जिसके ज़रिए नासा से ये जो क्लेम है कि मून पे गए, वो सारा जो प्रोपल्शन जो मेथड है सारा, ये जैक पार्सन जो है उसका काफ़ी बड़ा हाथ था उसके अंदर, और ये फैक्ट है जो चेक किया जा सकता है। अच्छा, अब जैक पार्सन जो है वो बहुत बड़ा फॉलोअर था एक और बंदे का जिसका नाम है एलिस्टर क्राउली। अच्छा, एलिस्टर क्राउली जो है वो बहुत मशहूर एक ऑकल्टिस्ट है। वो अपने आप को सेटनिस्ट तो नहीं कहता, लेकिन सम पीपल लेबल हिम एज ए सेटनिस्ट एज वेल। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन रिचुअलिस्टिक मैजिक, रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस के अंदर। इसका चर्च ऑफ सेटन के साथ भी ताल्लुक है? चर्च ऑफ सेटन इससे इंस्पिरेशन लेता है। अच्छा, इससे चर्च ऑफ सेटन इससे इंस्पिरेशन लेता है। चार्ल्स मैनसन एक मर्डरर था, वो भी इससे इंस्पिरेशन लेता था। तो ये इसको BBC ने कहा है द विकेडेस्ट मैन ऑन अर्थ। ठीक है, एलिस्टर क्राउली को। एलिस्टर क्राउली ने किताबें वगैरह भी लिखी हैं, उसके कुछ आइडियाज़ थे
जो एसोसिएटेड थे ऑकल्टिज्म के साथ, मैजिक के साथ, सैक्रिफाइस के साथ, सेक्स के साथ, इस तरह की रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी। अब जैक पार्सन और एलिस्टर क्राउली का जो आपस में उस्ताद शागिर्द का जो ताल्लुक है, ये तो बहुत ही क्लियर है। ये एनीवन कैन डू अ गूगल सर्च एंड दे विल फाइंड वेरी रिलायबल सोर्सेस जहाँ पे जैक पार्सन और एलिस्टर क्राउली वगैरह जो हैं इनका वो हो रहा है, एक आपस में ताल्लुक है। अच्छा, उसके साथ साथ अब जैक पार्सन वो बंदा है जिसने एक साइंटिफिक अचीवमेंट की है बहुत बड़ी। तो आपने जो सवाल किया तो उसमें एक मिसाल तो हमारे पास ये है। लेकिन इसके साथ साथ और भी ग्रुप्स हैं ऑफ इलीट्स जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जो कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ लिंक्ड हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अब ये चीज़ काफ़ी पॉपुलराइज हो चुकी है। एक बंदा था जेफरी एप्स्टीन, उसका नाम था। जेफरी एप्स्टीन जो था वो 2019 में ही वॉज फाउंड डेड इन हिज जेल सेल, और उसको उन्होंने कहा कि उसने सुसाइड कमिट कर ली, लेकिन उसको कत्ल किया गया था। एंड ये जो है या उसको कत्ल किया गया था, सुसाइड थी, ये अब डिबेटेड है कि क्या हुआ असल में, क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन जिस वक्त उसने सुसाइड कमिट की थी फॉर सम रीज़न कैमरास भी बंद हो गए थे। सो जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन था ये बंदा जो कि कॉरिडोर्स ऑफ पावर में फिरता था। सही है, ठीक है। सारे ये इलीट लोगों के साथ उठता बैठता था, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, बिल क्लिंटन के साथ, प्रिंस एंड्रयू जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से, एलन डर्शवर्थ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, इन सब के साथ ये उठता बैठता था। ठीक है। अच्छा, जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया हुआ था? उसने एक आइलैंड था उसके पास, जो कि मेरा ख्याल है वो था कौन सी जगह पे था, पैसिफिक ओशन में था या अटलांटिक में था आइलैंड, मुझे भी ये याद नहीं है। मैं अगर मुझे मिल जाए इधर, चलें ये देख लेंगे कहाँ था जी। तो एप्स्टीन जो था इसके पास एक आइलैंड था, और इस आइलैंड पे वो लोगों को लेके जाया करता था। सॉरी, कैरेबियन में था ये आइलैंड। ठीक है। अच्छा। इस सेंट जेम्स आइलैंड इसका नाम है, और इसको जब एप्स्टीन पकड़ा गया इसके बाद इसको पीडोफाइल आइलैंड भी कह दिया। बरमूदा ट्रायंगल भी करीब है इसके, ये मुझे आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन वो भी कैरेबियन में बिल्कुल। सो ये कैरेबियन में है, सेंट जेम्स आइलैंड। एंड एप्स्टीन को जो अक्यूज़ किया गया था वो ये था कि वो इस आइलैंड पे अंडर एज बच्चियाँ लेके आते थे, एंड जो रिच एंड फेमस और जो ये एलीट्स हैं वो आके यहाँ पे बच्चियों के साथ ज्यादती करते थे, इसलिए इसको पीडोफाइल आइलैंड भी कहा गया। सो एप्स्टीन की फैक्चुअल बात, ये बिल्कुल फैक्चुअल, चेक किया जा सकता है बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है। ये आइलैंड की तस्वीर देखी जा सकती है, वो विक्टिम्स की स्टोरीज पढ़ी जा सकती हैं, जो आइलैंड की गेस्ट लिस्ट है वो देखी जा सकती है। उसके अंदर बिल गेट्स है, बिल क्लिंटन है, प्रिंस एंड्रू है जो कि आज के किंग चार्ल्स का भाई है, एलन डर्शवर्थ है जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लॉयर है। एंड अब आप ये कनेक्शंस देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे। एलन डर्शवर्थ जो है, जो कि एक प्रोफेसर है हार्वर्ड में लॉ का, वो खुद कहता है कि उसने मिलाया था एप्स्टीन को रॉथस्चाइल्ड्स के साथ। अच्छा, ठीक है। सो ये सारे जो है ना, ये एक एलिटिस्ट ग्रुप है, क्लब है, ये सब मिलते हैं आपस में, ये सब स्टूडेंट ज़माने से आपस में एक दूसरे को जानते हैं। स्कल एंड बोन्स वगैरह आईवी लीग की सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ये मिलते हैं, वहाँ पे इनकी इनिशिएशन रिचुअल्स वगैरह होते हैं। तो ये सब देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस फॉर दिस। जो भी मैंने अभी बात की है इसके अंदर फिलहाल कोई भी कंस्पिरेसी शामिल नहीं है, सिवाय इसके कि क्या जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड की थी या उसको किसी ने कत्ल किया। शायद इसके अंदर कोई डिबेट हो सकती है, लेकिन उसका आइलैंड था, उधर ये एलीट्स जाते थे, और ये सारे वो एलीट्स हैं जो दुनिया के फैसले करते हैं। सही बिल्कुल। अहमद भाई, मैं एक बंदे का नाम लेता हूँ, रॉजर मार्नू। ये एक क्रिश्चियन था और नेवी में था। तो इसका पूरा बल्कि इंटरव्यू है ट्रिप टू सुपरनैचुरल, यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसमें इसने बड़े अजीबोगरीब इंकशाफात किए हैं, और ज़ाहिर है कि फैक्चुअल है कि नहीं है वो तो अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन ये कि कुछ अजीबोगरीब इंकशाफात में ये है कि इसका जो टॉप का ऑफिसर था उसने इसे एक दिन कहा जी कि विल यू लाइक टू मीट योर डेड पेरेंट्स। तो कहता मैं हंसने लग गया, मैंने कहा शायद मजाक करें। तो एनीवे उन्होंने कहा कि मैं सीरियस हूँ। उसने कहा अच्छा।
उन्होंने कहा कि जी आ जाओ तुम, एक गैदरिंग है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो आपको मिलवाएंगे आपके डेड पेरेंट्स से। अच्छा, वो कहता है कि मैं जब वहाँ पे गया तो आई वाज शॉक कि वहाँ पे बड़े बड़े म्यूजिशियंस, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और इवन पॉलिटिशियंस, लॉ मेकर्स वहाँ पे मौजूद थे। और इट वाज अ वेरी सीक्रेट काइंड ऑफ अ गैदरिंग। उसमें कहता है कि एक औरत जो है लंबा सा गाउन पहन के सामने खड़ी हुई थी और वो लोग उससे कुछ ख्वाहिशात कर रहे थे और वो उनको पूरा कर रही थी। तो कहता है कि मेरी बारी आई है, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हुई कि मैंने अपने डेड पेरेंट्स की ख्वाहिश करनी, देखना है उन्हें। तो कहता है कि मैंने उसे कहा जी कि मेरी ये ख्वाहिश है। तो आउट ऑफ नो वेयर ही सेड के हवा का एक झोंका चला, पर्दे के पीछे से मेरे जो है वो माँ बाप निकल के मेरे जो सामने आ गए। तो उसने कहा कि ये मेरा पहला इंटरेक्शन था इस सोसाइटी के साथ। और फिर उसने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमारी मीटिंग्स होती थी और मुझे पता ये लगा, क्रक्स ये है उसकी पूरे इंटरव्यू का, पूरी स्टोरी का, कि मुझे पता ये लगा कि जो मेन बंदा मीटिंग्स कर रहा है वो लूसीफर है। दिस इज़ हिज व्यू, उसने ऐसा कहा। और फिर उसने ये भी बताया कि मेरी भी कन्वर्सेशन हुई है लूसीफर के साथ, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है। तो उसने कहा कि ही टोल्ड मी कि उसने बहुत से स्पिरिचुअल लोगों को थ्रू आउट हिस्ट्री इस तरह से डिसीव किया है। और उसने इवन वॉर्स में भी उसका हाथ है कि, और फिर उसने कहा कि उसने बताया है जी कि इवन डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, उसको भी मैंने ये थ्योरी बताई है। ये दिस इज़ हिज ओपिनियन, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग अगर इन चीज़ों को हम ब्रेक डाउन करें, क्योंकि आज आके देखें ना अहमद भाई, पर्पस तो उसी का सर्व हो रहा है ना, शैतान का। अब वो डायरेक्ट कर रहा है या इनडायरेक्ट कर रहा है, ये एक अलग बहस है। बट मैंने कहा चलें ये भी आपके सामने एक नाम लूँ, रॉजर मार्नू का, बड़ा ये फेमस अकल्टिस्ट। अच्छा, ये जो आपने एक नैरेटिव शेयर किया है, ये एक बंदे का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इसको हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। हम इसके ऊपर बारे में अगेन वो जो एब्सोल्यूट फैक्ट्स वाली रेल्म है उसके बारे में हमें नहीं पता ये एब्सोल्यूट फैक्ट है कि नहीं। किसी की स्टोरी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। लेकिन इससे मिलता जुलता जो है हमारे पास एक फैक्ट भी है, ठीक है, जिसका एतराफ़ भी कर लिया गया, बोहेमियन ग्रोव के बारे में। सो बोहेमियन ग्रोव जो है वो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि द बोहेमियन ग्रोव इज़ ए प्राइवेट ऑल मेल क्लब लोकेटेड इन मॉन्टेरियो कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये एक ऑल मेल क्लब है और ये एलेक्स जोन्स ने इसको एक्सपोज किया था। द क्लब इज नोन फॉर इट्स एनुअल समर रिट्रीट व्हिच हैज बीन हेल्ड सिंस 1878। एनुअल समर एक रिट्रीट होती है यहाँ पे 1878 से ही चलती आ रही है। एंड व्हिच अट्रैक्ट सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल मैन इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन एंड मीडिया एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा, ये पहले जो थी ना, ये बोहेमियन ग्रोव वाली जो बात है ना, एक कंस्पिरेसी थ्योरी के रेल्म के अंदर थी। लेकिन इसको अब बहुत ज़्यादा लोग फैक्चुअल रेल्म के अंदर इसलिए लेके आते हैं कि एक वीडियो बाकायदा इस ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट किया गया था, यहाँ पर जाके वीडियो बनाई गई और वीडियो में उनकी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस किया गया और देखा गया। सही। सो उसके अंदर ड्यूरिंग द सेरेमनी मेंबर्स वेयर कॉस्ट्यूम्स एंड क्रीमेट अ कॉफिन एफिजी कॉल्ड केयर बिफोर अ 40 फुट आउल। एक 40 फुट का आउल का स्टैचू है, उसके सामने ये कोई ना कोई रिचुअल्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब एक फैक्चुअल बात है। सही। क्या फैक्चुअल बात है? फैक्चुअल बात ये है कि देयर आर दीज गैदरिंग्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल हु आर हाईली इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, पीपल हु बेसिकली रन द वर्ल्ड, और पीपल हु हैव अ बिग से इन हाउ द वर्ल्ड इज रन एटलीस्ट। ठीक है, ये लोग गैदर होते हैं इन जगहों पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। अब क्या वो रिचुअल्स उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, या कोई ऐसी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये कम से कम पता है कि यहाँ पे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत ही गंदी रिचुअलिस्टिक। हाँ, एंड जैसे यहाँ पे लिखा है कि 40 फुट आउल जो है उसका जो फिगर है एक बुत है बेसिकली, जिसके सामने ये रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हो रही हैं। मेरे ख्याल मोलोक कहते हैं उसको। हाँ, तो इसी बात पे मैं आ रहा था कि हमें पता है कि पेगन ट्रेडिशंस के अंदर, शिर की जो ट्रेडिशंस है उसके अंदर मोलोक और बाल जो हैं ये दो डीएटीज थी, गॉड्स थे। बैफोमेट भी है।
बैफोमेट तो एज सच वो बैफोमेट एक फिगर है जो शैतान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका एंशिएंट रिलीजन्स के अंदर जहाँ तक मुझे पता है उसका नाम बाल का जिक्र तो मेरे ख्याल कुरान में भी है। कुरान में वल्लाहु ताला अलम, मुझे इस तरह सूरह नूह के अंदर कुछ जिक्र है इनके आइडल्स का, याऊक यागूथ वगैरह नस्र, लेकिन बाल मुझे नहीं पता कुरान में इस तरह जिक्र है कि नहीं है। लेकिन पेगन ट्रेडिशंस के अंदर मोलॉक का जिक्र है और बाल का, और मोलॉक के बारे में वो कहते हैं कि ये एंशिएंट गॉड था, और इसके लिए जो है चाइल्ड सैक्रिफाइसेस भी होती थी। सही, ठीक है, चाइल्ड सैक्रिफाइसेस होती थी मोलॉक के लिए। इसी तरह बाल भी जो है एक सिमेटिक डीएटी था, ये कैनानाइट्स वर्शिप करते थे उसको, और उसके साथ भी कुछ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी जो ये मुशरिकीन जो है उस ज़माने की किया करते थे। सो अब यहाँ पे देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि एलिट्स ये काम करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, नहीं, लेकिन वो जो उसने, सॉरी टू कट यू, जो एलेक्स जोन्स ने फुटेज बनाई थी उसमें तो क्लियरली लॉ मेकर्स, जी पॉलिटिशियंस थे, लॉ मेकर्स रनिंग नेकेड टू बी ऑनेस्ट, हाँ बिल्कुल, वो ये रिचुअल्स कर रहे थे। सो जो पैरेलल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो ये है कि जो आपने एक बंदे की स्टोरी सुनाई, इसको तो हम कह सकते हैं आप पता है स्टोरी ठीक थी कि नहीं थी, लेकिन स्टोरी को तकवीयत और ज़्यादा मिलती है जब हमें पता है कि इस तरह के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और वो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करते हैं। एंड देखें, कोई ऐसी तो नहीं कोई रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस करता ना, कुछ मिल ही रहा होता है ना उनको उस चीज़ से, कोई ना कोई पावर मिल रही है, कोई ना कोई फेवर मिल रहा है, कोई ना कोई क्या कुछ होता रहा है इसके साथ। सो और हम अगर तारीख में देखें एंशिएंट्स के साथ, तो बाल और मोलॉक जो है वो डीएटीज थी, और शैतान जो है वो चाहता है कि इंसान जो है वो बुतों की पूजा करे। अहमद भाई, मैंने वर्स निकाल ली, सूरह साफात की आयत नंबर 125 है, अतदऊना बालन व तज़रून अहसनल खालिकीन, बिल्कुल, क्या तुम बाल की इबादत करते हो और अहसनल खालिकीन को फॉरसेक करते हो। सो यस, इसका जिक्र आ गया, ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये बोहेमियन ग्रूव का आपने मेंशन किया, फिर वो आइलैंड का मेंशन किया, जी, और इसी तरह मैंने डेविड आइक का जैसे नाम लिया ना, तो वो उसकी एक बड़ी मज़े का खेज़ भी है थोड़ी थ्योरी। वो ये है कि उसने कहा जी कि मेरे पास ऐसे विटनेस मौजूद हैं जिन्होंने क्वीन को, इंग्लैंड जो है, क्वीन को छिपकली की शक्ल में, एक वो अजीब व गरीब एलियन टाइप शक्ल, मतलब लिजर्ड फेस, समथिंग लाइक दिस, वो एक क्रिएचर का नाम लेता है, मेरे जहन से निकल गया, उस शक्ल में कई बार देखा है। अच्छा, तो ये आपका क्या इसमें जो है वो ख्याल है? अच्छा, मुझे इसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन देखिए मैं जैसे मैंने पहले कहा ना कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। सही, तो स्मोक को तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यकीनन इधर फायर भी होगा। स्मोक जो है ना वो ये है कि यार ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सही, ये लोग इस किस्म के काम करते हैं। मैं आपको देखिए, मैंने बताया आपको कि एंशिएंट्स जो हैं वो चाइल्ड सैक्रिफाइसेस करते थे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, और वो इन अपनी डीएटीज़ के लिए, गॉड्स के लिए किया करते थे। सही। अब हमारे पास कुछ नरेशंस आती हैं कि ये चीज़ें कभी कभार अभी भी होती हैं, चाइल्ड सैक्रिफाइसेस। ठीक है। मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उनको 2 एविडेंसेस की तरफ पॉइंट करूँगा, ठीक है, जो कि एविडेंसेस अगेन नैरेटिव एविडेंसेस हैं। नैरेटिव से मुराद ये नरेशंस हैं लोगों की, तो वो खुद ही जज कर लें कि वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि यू नो सीइंग इज बिलीविंग, लेकिन हम हर नैरेटिव को भी झुटला नहीं सकते जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो। एक है, एक डच बैंकर है, उसका इंटरव्यू है रोनाल्ड बर्नार्ड के नाम से, RONALD BERNARD। उसका जो इंटरव्यू है वो मेरे ख्याल डच ज़बान के अंदर, लेकिन उसके नीचे आपको सब टाइटल्स मिलेंगे। वो बताता है कि वो कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में जाता है, एंड ही क्लाइम्स द रैंक्स, और सबसे ऊपर आता है, लेकिन वहाँ जाते जाते ना उसको लोग बताते हैं कि यार अपनी मोरालिटी को जो है ना फ्रीज़र में डाल दो, अपनी मोरालिटी को छोड़ दो अगर इधर आना है, ये काम अगर करना है। एंड वो ऊपर जाके ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है बच्चों के साथ जो होती हैं कि वो अपने इंटरव्यू के अंदर वो बयान भी नहीं कर सक रहा होता, वो हल्का रोसा पड़ता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि जिसने इन चीज़ों को देखना है मज़ीद, वो इसका बंदे का इंटरव्यू देख लें। इसी तरह एक और एविडेंस है, या एक और हमारे पास इस तरह की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री क्लिप है 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे टेरिसा नाम की एक लड़की है, उसको अगवा किया जाता है। बिल्कुल, ये मैंने एक दफ़ा ज़िया भाई के साथ हम शो में मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया था, उसमें भी वो शेयर करती है कि बच्चों के साथ क्या किया जाता है, देखा है। ठीक है, सो हमारे पास एंशिएंट ट्रेडिशन में तो हमें पता है कि बच्चों के साथ ये किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी नरेशंस आ रही हैं कि यार ये होता है, ये
इन जगहों पे। और ह्यूमन सेक्रीफाइस की भी हमारे पास थ्रू आउट हिस्ट्री, ह्यूमन सेक्रीफाइस थ्रू आउट हिस्ट्री, बिल्कुल मायंस और इनकन्स वगैरह ये भी किया करते थे। वो क्या नाम है उसका, इमैनुएला ऑरलैंडी जो है वो भी शायद इसी केस तक क्या था कि हमें नहीं पता, वल्लाहु ताला आलम। लेकिन अली भाई मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ना वाकया सुनाता हूँ जो एक मेरी पर्सनल इंटरेक्शन किसी के साथ हुई। अच्छा। तो उसमें मुझे पता लगा। अच्छा। और वो ये था कि बल्कि 2 आपके साथ इंसिडेंट्स शेयर करता हूँ। मैं काश वो अगर वो चैट ले आता तो मैं आपको पढ़ा भी देता डायरेक्टली। मैं ऑनलाइन मेरी जॉब का एक हिस्सा ये है कि मैं ऑनलाइन जो है दावत का काम करता हूँ, और उसमें पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ जगहों से मैं लोगों से बात करता हूँ। लोग आते हैं इस्लाम के बारे में सवाल करते हैं। तो ये चैट मेरे पास मौजूद है और हो सकता है कि हम अपने मीडिया लोगों को देख के इसको हम चला भी सकते हैं। मेरे पास अभी सामने नहीं थे, नहीं तो मैं आपको वर्बेटम आपके सामने नरेट करता कि क्या बात हो रही थी। पहली चैट जो मेरे पास एक दफ़ा आई थी, ये मेरा ख्याल 2016-17 की बात होगी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन टाइम स्टैम्प्स भी हैं मेरे पास उस चीज़ के, मैंने वो बाकायदा सेव की हुई है चैट। उसमें मेरे पास एक बंदा है, वो कहता है, अब ये उसकी नरेशन है, मुझे नहीं पता वो ठीक है कि गलत है, मैं सिर्फ उसी की नरेशन जो है आगे शेयर कर रहा हूँ। वो बंदा कहाँ का था? वो बंदा है, वो कहता है कि मैं एक कबालिस्ट जूइश फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। कबाला जो है वो जुडाइज़म के अंदर उनका जो मिस्टिसिज्म है ना, उनका जो सूफीज़म और सूफीस्टिक मिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, जो कि उनके रिलीजन से भी अखज़ नहीं की गई नहीं, वो ऑकल्टिस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसे कहते हैं। तो कहता है मैं एक कबालिस्ट फैमिली से हूँ और मेरे पेरेंट्स और मेरे बाप दादा वगैरह जो हैं ये कबाला जो है प्रैक्टिस करते आए हैं। सही। तो उसने मुझे कहा कि हम ना इन लोगों को बहुत गालियाँ देते हैं। तो उसमें महदी का जिक्र था और उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र था और इस तरह के 2-3 और नाम थे और मुझे अब याद नहीं है वो क्या थे। तो वो चैट अगर सामने आ जाएगी तो पता लग जाएगा लोगों को। तो मैं ये बड़ी पुरानी चैट है जो मैं आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर। राइट। सो मैंने पूछा क्यों तुम गालियाँ देते हो? कहते हैं हम लोग जिनों को खुश करने के लिए, और उसने जिन को लिखा था DJIN, DJINN, हम उनको खुश करने के लिए ना करते हैं। तो मैंने कहा तुम खुद नहीं अच्छा, मुझे ना इन चीज़ों का पता था पहले, तो मैंने फिर अपनी जो मुझे चीज़ें पता था उनको कंफर्म करने के लिए ना मैंने इससे सवाल करने शुरू किया कि देखता हूँ ये क्या जवाब देता है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ से? कहता है हमें पावर मिलती है फिर। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि तुम लेकिन जूइश हो, तुम्हें खुदा में मानते हो तो तुम क्यों खुदा को गालियाँ देते हो? कहता है हम असल में जूइश नहीं है, मेरी फैमिली प्रिटेंड करती है कि वो जूइश है, लेकिन असल में हम जूज़ में बिलीव नहीं करते और जुडाइज़म में बिलीव नहीं करते, तो हम लोग खुदा को गालियाँ देते हैं। तो मैंने कहा इसका अगर तुम खुदा को गालियाँ देते हो माअज़ल्लाह, तो तुम इसका मतलब एक्सेप्ट करते हो कि खुदा एग्जिस्ट करता है? कहता हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि फिर तुमने खुदा के पास वापस लौट के जाना, तुम्हें कैसे कर लेते हो? मतलब इतनी जुर्रत तुम्हारे अंदर कैसी है? कहता हम शैतान के लिए करते हैं और शैतान जो है ना वो हमारी मदद करेगा। मैंने कहा कि शैतान तुम्हारी कैसे मदद करेगा? कहता कि बस वो हमें बचा लेगा। अच्छा। इसके अंदर बात करते करते ना मैंने उससे पूछा कि अच्छा कि तुम्हें क्या पावर्स देता है शैतान? तो उसने कहा कि मेरे बाप की जगह जाके वो ऑफिस में काम कर लेता, मेरा बाप घर पे रिलैक्स कर रहा होता, शैतान जाके काम कर लेता। अच्छा। इस किस्म की उसने बात की। लेविटेशन की उसने बात की। अच्छा, उसने ये बातें की। फिर मैंने कहा और क्या किस किस्म के काम करते हो ये शैतान को खुश करने के लिए? तो उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया बच्चों का अगवा। अच्छा। बच्चों का अगवा और उनके ऑर्गन्स वगैरह सेल करना, बच्चों के साथ ज़्यादती एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा ये कैसे कर लेते हो यार, तुम्हें अथॉरिटीज़ वगैरह पकड़ती नहीं है? कहते हैं यार हम लोग हाई एशेलॉन्स में फिरते हैं, हम लोग इन लोगों के साथ हैं जो कानून बनाते हैं, तो हमें नहीं ज़्यादा लोग पकड़ सकते। तो उसने इस किस्म की बातें की। तो अली भाई ये मेरे पास चैट है, इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे, कोशिश करेंगे शेयर कर दें। और हो सकता है कि मैं स्पेसिफिक डिटेल्स भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी बात हुई थी, तो ये देख लीजिए, ऑडियंस देख सकेगी कि क्या उसमें बात हुई है। लेकिन जब उसने शैतान वाली बात की ना, तो मुझे ना जो आपने भी बात की है
और जब मैं छोटा होता था हम लोग टॉम एंड जेरी के कार्टून्स देखा करते थे, और टॉम एंड जेरी के कार्टून में ना कभी कभार वो शैतान दिखाते थे, और कार्टून्स में शैतान दिखाते हैं जी वो जहन्नम में होता है, शैतान हेलफायर में है, लेकिन शैतान हेलफायर में जल नहीं रहा होता, शैतान हेलफायर में रूल कर रहा होता है, रूल कर रहा, ठीक है। सो ऐसा था, इससे बात करते करते मुझे वो याद है, मैंने कहा यार ये समझते हैं कि शैतान जो है ना वो मालिक है हेल फायर का, और वो सजा देता है, शैतान सजा देता है जहन्नम में, तो ये इन लोगों को बचा लेगा। बिल्कुल, ठीक है। और देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि शैतान कहेगा आखिरत वाले दिन कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ वादा किया तो उसने अपना वादा पूरा किया, मैंने भी वादा किया लेकिन मैंने तुम्हें गुमराह किया, तुम्हें मैंने झुटलाया। तो ये सारी चीज़ें देख के ना ऐसा लगता है कि शैतान शायद वाकई में कुछ लोगों के साथ एक्सप्लिसिट वादे करता है, ऐसे और उनको ये बात बाकायदा कहेगा वो। कुछ लोगों के साथ तो वसवसा करता है उनके दिनों के अंदर, लेकिन कुछ लोगों के साथ शायद एक्सप्लिसिटली फिजिकली। ये कोट एलिस्टर क्रॉले का, दिस सर्पेंट Satan is not the enemy of man, but he who made gods of our race, knowing good and evil, he bade know thyself and taught initiation. अब उस टाइम पे शायद इसने जब ये बात की हो इसका मजाक उड़ता हो, लोग हंसते हो, लेकिन आज इस बात पे हॉलीवुड की टीवी सीरीज बन रही, थीम्स आ रही हैं, पूरी बुक्स आ रही हैं इस पे। यानी देखे ना, एक बंदे ने एक बात की, या वो स्किज़ोफ्रेनिक है, वो पागल है, या रियल में वो अगर लेट्स से सेटनिस्ट भी है, लेकिन आपने किस तरह उस चीज़ को पिक करके अपनी उन चीज़ों में इंस्टिल करना शुरू किया, और इवन उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने जो है वो प्रमोट करना शुरू किया, तो कुछ तो देखें है ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं जी ये सारी ही बोंगी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई आपके सामने चीज़ें हो रही हैं, हाउ कैन यू से कि ये नहीं हो रहा। ये जो आपने बात की पीडोफीलिया की, क्या ये सोसाइटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं? क्या इल्ज़ामात नहीं लगे हैं बड़े बड़े इवन ऐसे लोगों पे, एक्टर्स पे, पॉलिटिशियंस पे, लॉ मेकर्स पे, कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है? बोहेमियन ग्रूव का आपने नाम लिया, वो जो है वो चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो देखें कुछ तो अहमद भाई है, ये हमने इस्टेब्लिश किया, तो बाकी ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि वो खुद फैक्चुअल कितना। मैं ये 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि स्मोक है, एंड उस स्मोक होने की वजह से मैं इन्फर कर सकता हूँ कि फायर भी है। सही। और वो जो इलामा मोहम्मद इकबाल की नज़म आपने मेंशन की, इब्लीस की मजलिस शुरा, तो देखें उसमें बड़ी खूबसूरत बात है। इब्लीस एंड में कहता है कि हाँ मुझे डर है किसी से, तो ये मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल। जिस दिन ये जाग गए, क्योंकि इनके पास एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद है, दूसरा ये कि ऑब्वियसली इनके पास वो पूरा मैकेनिज़्म है कि ये इस सिस्टम को गिरा सकते हैं। तो ये बड़ी काबिल गौर बात है, बड़ी सोचने की बात है। अहमद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब मैं इसका बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता दूँ कि म्यूज़िक इज़ डीपली कनेक्टेड टू सीक्रेट सोसाइटीज़। इवन इस पे गोरों का काम आपको मिल जाएगा, म्यूज़िक एंड इल्यूमिनाटी पे। इल्यूमिनाटी फ्री मेसन्स हैं नहीं हैं, वही बात है कि ना स्मोक कॉन्स्पिरेसी हैं या पता नहीं वो कुछ और करती हैं, बस एक सोशल क्लब है, वो उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन लेट्स से कि सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जैसे हमने बात की, क्योंकि द रीज़न आई से दैट इज़ बिकॉज अभी लेटली आपने देखा है कि अवार्ड्स MTV अवार्ड्स गालिबन हुए, या ग्रैमीज थे, ओके, और इसी तरह जो है वो कॉन्सर्ट्स आप देख लीजिए, तो उसमें डिमोनिक फिगर्स की रिप्रेजेंटेशन और लोगों से कहलवाना, डिमोनिक फिगर्स को कमेमोरेट करना, और जाहिर है कि उनको एक आइडियलाइज करना वगैरह वगैरह। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार एक चीज़ देख रहा था, उसमें रिहाना जो ये सिंगर है, फीमेल सिंगर, उसका एक जुमला उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि वो ये कहती है कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, आई थिंक रिहाना थी या बेयोंसी थी, आई जस्ट फॉरगॉट, तो उसने कहा था कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मैं नहीं अपना आप नहीं हूँ, मैं अपने आप को लूज़ कर देती हूँ और मेरी जगह कोई और वहाँ परफॉर्म करता है। यानी इट इज़ एज इफ़ कि मेरे अंदर जो है ना वो एक सोल आ जाती, एक नई रूह जो है वो आ जाती है। ये फिर आप देखें कि जो रैपर्स हैं इनके इंकशाफात मौजूद हैं, हु हैव लेफ्ट दैट इंडस्ट्री, के yes there is a sort of a deal of selling your soul to the devil। और काइनी वेस्ट ने मेरा ख्याल अभी इस तरह की कोई बात की, ऐसी बात की। रेन मैन का कॉन्सेप्ट है कि वो हम पे बारिश बरसाता है, बारिश से मुराद है कि वो पैसे आते हैं हम पे, जिस तरह से रिस्क आता है, उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसी तरह एक थी कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि माइकल जैक्सन को मरवा दिया,
मे बी वो शायद ठीक हो रहा था, एक्सपोज करने वाला था, जो भी है वो स्टोरी उसके पीछे, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं कह रहा हूँ इसीलिए। इसी तरह अभी लेटली अहमद भाई जिम कैरी का मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा कि उसने एक टीवी शो में लाइव जो है वो इस तरह सिंबल बना के, अब वो मैंने देखा क्लिप, उसमें वो कर तो मजाक ही रहा है, लग ऐसे रहा है कि वो मजाक उड़ा रहा है या मजाक कर रहा है, बल्कि उसको प्रेजेंटर को कह रहा तुम्हें नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सो वो अब वो इसमें डबल मीनिंग है, बहुत ज्यादा डबल मीनिंग है बहुत ज्यादा, ये कितना को सार्केज़म भी हो सकता है, सच है या वो कुछ पता नहीं ना सार्केज़म है या क्या है, लेकिन स्टिल देखे ना उसमें कहता है कि मैट्रिक्स की वो बात करता है और इस तरह का सिंबल बनाता है। तो ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि चलो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ये लोग इल्यूमिनाटी के शैतान के साथ, तो एटलीस्ट इतना है कि दे एक्चुअली रेवर हिम और दे रियली लाइक टू प्रमोट दोज टीचिंग्स जो सैटनिज्म की टीचिंग्स है। इस पे आपकी कोई एडिशन का कोई एक्सपीरियंस? देखें वो जो बाय द वे सॉरी यहाँ मैं मेंशन कर दूं कि म्यूज़िक हमने भी बहुत सुना है पास्ट में, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ रहा हूँ कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वो लिरिक्स किस किस्म के होते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक पूरी जॉनरे है इस म्यूज़िक की, गॉथिक है, डेथ मेटल है, फिर ब्लैक मेटल है वगैरह वगैरह, और इवन पॉप में भी मैरिलिन मैनसन का नाम बड़ा वो आता है बार बार। तो आप इस पे जो है वो क्या? असल में इसमें ना कभी कभार हमें अक्यूज़ किया जा सकता है कि वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट, राइट। यानी ये एंटरटेनर्स जो हैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं। सही, कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं। वो कर ही इसलिए ले हैं, उन्होंने ये किया ही इसलिए अवार्ड्स के ऊपर, ताकि आप और मैं इसके बारे में बात कर सकें, ओह देखा उन्होंने क्या किया, शैतान आ गया वहाँ पे, या एज ए आर्ट कर रहे हैं, या एज एन आर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज देयर साइड ऑफ द स्टोरी कि यार ये तो हम शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं, आर्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन चले हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इन चीज़ों की वजह से कर रहे हैं, लेकिन इनको ना दे हैव टू व्हेन दे हैव टू परफॉर्म, इनको एक पर्सोना अपनाना पड़ता है, इनको एक मोड के अंदर आना पड़ता है, एक कोट एंड कोट पोजीशन के अंदर आना पड़ता है। तो देखिए अगर हम नहीं भी कहते ना कि एक्सप्लिसिटली शैतान के साथ ये कॉन्शियसली विद इंटेंट और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ईमान लेके आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है, और अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि शैतान भी एग्जिस्ट करता है और शैतान लोगों से ये काम करवाता है। सो हमें इससे बढ़ के हमें प्रूफ चाहिए नहीं है। सही, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग हैं किसी भी इंडस्ट्री से मुंसलिक और वो इस मैस लेवल के ऊपर ये हीडनिज़म और ये आइडियाज़ फैला रहे हैं और शैतान को बेशक आर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं टू ग्लोरीफाई हिम, हमें पता है शैतान ही इनसे ये करा रहा है। लेकिन वहाँ जो मौजूद होते हैं अहमद भाई, उन्होंने बाकायदा एग्री किया कि वी फेल्ट समथिंग डिमोनिक, अ डिमोनिक काइंड ऑफ अ प्रेजेंस एंड वी लॉस्ट आवर सेंसेस, और फिर किन किन गुनाहों में वो लोग जो है मुलविस हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आपको पता है कि म्यूज़िक के साथ गुनाह हैंड इन हैंड जा रहा होता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, तो उनका वो पूरा एक वो है, मोटो है। तो ये सारी चीज़ें साथ होती हैं, हीडनिस्टिक प्लेजर्स। तो ये मीडिया के साथ जो है ना ये चीज़ जुड़ी हुई है। एंड जैसे आपने कहा कि कुछ हैं आर्टिस्ट्स हैं, कुछ सिंगर्स, एक्टर्स वगैरह जिन्होंने इन चीज़ों का एतराफ़ भी किया है। बिल्कुल, एंड फिर उनको ये रहते भी एक डिप्रेसिव स्टेट के अंदर हैं, ये खुश नहीं होते, और दे से देयर इज़ नो वे आउट। ये आई थिंक मिली साइरस ने गालिबन कहा था, ये भी मुझे जाहिर है वो स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, कहते हैं आप इस पे कमेंट करें, लोगों का एक इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, तो आई थिंक शायद उसने और वो आपको एक्सपर्ट भी मानते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो बस वो जो आपने शुरू में बात की ना अहमद भाई, मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ और कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के थ्रू भी कि देखें जो 3 आपने चीज़ें बताई ना कि नंबर 1 फैक्चुअल बात, नंबर 2 आपने कहा कि इन्फर करना किसी चीज़ को, एक स्मोक आपको नज़र आ रही है तो मे बी उससे इन्फर करना कि फायर लगी, नंबर 3 वो जो जब आप इन्फर करते हो या जब आप अपनी बात को एब्सोल्यूट फैक्ट्स पे नहीं बेस करें ना, तो उसके अंदर आपके अंदर एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हो सकता है कि मैं गलत होऊंगा तो मैं चेंज कर लूंगा। और तीसरी तो वो चीज़ है कि वो टोटली रिजेक्ट हो चुकी हो तो फिर आपका मजाक उड़ेगा ना, जब आप ऐसी बातें करेंगे तो मजाक उड़वाने वाली बात है। तो ये बड़ी खूबसूरत आपने माशाल्लाह शुरू में ही बात कर दी और एक प्रिंसिपल बता दिया। व्हाट अबाउट सिम्पसन्स जो है उसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि आता है जी कि वो भी अकल्ट साइंटिस्ट हैं जो सिम्पसन्स को बनाने वाले हैं, और उनके पास ऐसा नॉलेज है कि वो उन चीज़ों को दिखा देते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड इसको वो भी किया है काफ़ी लोगों ने, क्या कहते हैं जी, डिसाइफर। तो उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबल है कि अगर किसी को
पॉलिटिक्स या सोशोलॉजी या आप कह लीजिए बायोलॉजिकल साइंसेस का अच्छा नॉलेज है तो बहुत सी चीज़ें वो प्रेडिक्ट करके दिखा सकता है। दूसरा, इसको नेगेट करने वाले ये कहते हैं कि नहीं, वो एपिसोड्स फ्यूचर की ही थी लेकिन उनको दिखाया ऐसे जा रहा है, डिपिक्ट ऐसे किया जा रहा है उसमें तस्वीर में, जैसे वो पास्ट में कोई उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, जैसे ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की प्रेडिक्शन की, कोरोना वायरस के बारे में आता है। अभी लेटली किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा, उसमें था कि उन्होंने क़यामत का मंजर दिखाया हुआ कि क़यामत आने लगी है एंड द वर्स्ट पीपल दे आर लिविंग ऑन अर्थ। जैसे वर्स्ट पीपल के बारे में आता है ना, गधे की तरह जो है वो सेक्स करेंगे, तो वो भी डिपिक्शन उसमें सिम्पसन्स में उन्होंने दिखाई हुई है, वो एक क्लिप है पूरा। तो डू यू थिंक कि ऐसे इनके कार्टून्स भी हो सकते हैं जिसके थ्रू ये अपनी पावर को एग्जिबिट करना चाहते हैं या लोगों को ये बताना चाहते हैं जी कि हमें फ्यूचर इवेंट्स का जो है वो पता है? देखिए, मैं इसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं अभी पर्सनली मैंने इस चीज़ को इस तरह स्टडी नहीं किया कि मैं इसको एटलीस्ट अपने लिए फैक्चुअल रेल्म के अंदर लेके आऊँ या इवन एक ऐसी कंस्पिरेसी के अंदर जिसको मैं फॉर एग्जांपल बयान करूँ। एक दफ़ा मुझे याद है, एक किताब थी जिसका कवर मैंने देखा था, तो उसका किताब का कवर इसी किस्म का था कि हाउ द सिम्पसन्स वाज एबल टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग, इस तरह करके ना। तो उसमें हो सकता है ये कि देखिए, सिम्पसन्स जो है ना इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शोज़। पता नहीं, मेरे ख्याल 30 समथिंग सीजन्स हो गए उसके अंदर पता नहीं कितने एपिसोड्स होंगे। सो एंड जब भी कोई राइटर है वो इंस्पिरेशन जो है रियल लाइफ से ही ले रहा होता है। अच्छा, हाँ, रियल लाइफ में अगर ऐसे हो जाएगा, सो दे कैन बी इंस्टेंसेस जहाँ पे दे आर एब्सोल्युटली राइट, मगर हम वो प्रोबेबिलिटी भी देखें, उन्होंने बहुत चीज़ें डिपिक्ट की जो कि कभी हुई भी नहीं। सो आई डोंट नो कि किस हद तक हमें लेके जाना चाहिए इस बात को, लेकिन आई वॉन्ट आउटराइट डिनाई कि ये कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके साथ आपने ना कोरोना वायरस का जिक्र किया। कोरोना वायरस जो है ना एक बड़ा एक रीसेंट इंसिडेंट है, और इसके अंदर भी ना हमें नज़र आता है कि कैसे द पावर्स एट बी जो हैं, देखें, अगर आज आप किसी से पूछेंगे ना कि हु रन्स द वर्ल्ड टुडे, राइट, तो उसमें सिर्फ अब पॉलिटिशियंस और मिलिट्री जनरल्स और लीडर्स की बात नहीं है, लेकिन बिग टेक, बिग कॉरपोरेशंस की भी बात है, बिग फार्मा, बिल गेट्स जैसे लोग, जेफ बेजोस जैसे लोग, इलॉन मस्क जैसे लोग के जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिक्स में। सो ये इसको मतलब बिग टेक, बिग फार्मा, ये जो हैं ये बेसिकली इनके पास अब इतना ज़्यादा रेवेन्यू है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया को देखें, बिग टेक को देखें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, इनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों की ज़हन साजी करने के लिए, और उस ज़हन साजी के ज़रिए वो डेमोक्रेसी के ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ सकते हैं, वो वाइट हाउस में बंदा बैठवा सकते हैं। सो ये दिस इज़ द पावर दे होल्ड इन देयर हैंड्स। तो ये लोग भी जो हैं बहुत की प्लेयर्स है। इसी तरह बिग फार्मा भी, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी, जो फाइजर होगी और इस किस्म की जो ग्लैक्सोस जो है, GSK जो है, इस तरह की कंपनीज जो हैं। अब ये कोरोना वायरस वाला जो है सारा जो ये पिछले जो 2-3 साल हमने देखा है कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं, इसके ऊपर यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ, वो जो 3 मैंने डब्बे बनाए ना, फैक्चुअल, कंस्पिरेसी एंड एब्सोल्युटली फॉल्स। कंस्पिरेसी के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, एंड मैं व्यूअर्स को एक डॉक्यूमेंट्री रेकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर देखें ये, एंड फिर वो खुद ही देखें कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के फैसले कर रहे हैं इंसानियत के साथ। कि उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है डाइड सडनली। ये शायद यूट्यूब पर ना मिले, वो एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है रंबल के नाम से, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी वो डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दिखाया है कि कैसे कुछ वैक्सीन्स ने एडवर्स इफेक्ट्स कॉज किए हैं, और जैसे उसका नाम है डाइड सडनली, कैसे लोग जो हैं इन देयर 30s दे हैव डाइड सडनली। एंड फिर आपको पता है कि ये वेस्ट के अंदर जब ये डेथ हो जाती है, हमारे यहाँ तो मैयत को जल्दी वो गुस्ल दिलाते हैं और फिर उसको जो है दफना देते हैं कुछ ही अगले दिन ही या कुछ ही घंटों के अंदर। वेस्ट में ये ट्रेडिशन है कि उसको बॉडी को ज़रा देर के लिए रखते हैं, तो उसको देर के लिए रखने के लिए उसको इम्बाम करते हैं वो। सो उसके अंदर जो है ना, बॉडी के अंदर वो कुछ ना कुछ फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं जिससे बॉडी थोड़ी सी प्रिजर्व्ड रहती है। सो इम्बाम करते हैं। सो उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो फ्यूनरल होम्स हैं, जो लोग इम्बाम करते हैं, उन्होंने दिखाया है कि कैसे इम्बाम करते वक्त उनको पता लगा कि लोगों के वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर से
इतने इतने बड़े बड़े 6 इंचेस के क्लॉट्स निकल रहे हैं, अच्छा, जिसकी वजह से उनका जो है ना सडन उनको कोई स्ट्रोक हुआ या हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो मायोकार्डाइटिस कहते हैं इस किस्म की हार्ट अटैक को, कि इस किस्म की हार्ट अटैक से लोग जो है ना दे वर ड्रॉपिंग डेड, डाइड सडनली इसका नाम है। तो ये भी जो है ना, इसी तरह द रियल एंथनी फाउची के नाम से एक प्रोग्राम है, वो भी देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि ये लोग जो हैं ये किस किस्म के फैसले कर रहे हैं नोइंगली। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रेल्म के अंदर बातें हैं इस डॉक्यूमेंट्री में शेयर्ड। तो ऑल ऑफ दिस टाइज इनटू दिस आइडिया कि ईवल जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस है दुनिया के अंदर, और हमें पता है कि ईवल के पीछे जो है शैतान है, और शैतान इंसानियत के लिए खैर नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो ये ऑल ऑफ दिस इज़ कनेक्टेड, और हमारे पास अगर और टाइम हो तो हम और ज़्यादा एविडेंसेस लेके आ सकते हैं। मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया था कि मैं 2 चैट्स का और एक इंसिडेंट का जिक्र करूँगा। मैं ख्याल टाइम की किल्लत की वजह से मैं शायद चैट वाला का सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने अभी एक जिक्र किया था कि शैतान जो है उसने लोगों को बहुत गुमराह किया, ये उनको बता के स्पिरिचुअलिज्म है ये, सही, इसी तरह की आपने बात की थी ना। बिल्कुल। इसी तरह मेरे पास ना यूके से एक लड़का आया था जो एक इस्लामिक सूफ़ी मौलवी फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छा, इंग्लैंड से। ओके। एंड उसकी भी चैट मेरे पास पूरी जो है मैंने सेव की हुई है, और वो बताता था कि उसके माँ बाप, ख़ास तौर पे उसकी दादी जो है वो किस किस्म के जादू में और किस किस की चीज़ों में इन्वॉल्व थी। तो वो तो उसको देख रहे थे फ्रॉम ए हलाल लेंस की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके उस अमल के लिए, अमल को इफ़ेक्टिव होने के लिए ना उसके माँ बाप को गलत काम करने पड़ते थे। अच्छा, हाँ, सो उसको बाकायदा उस चैट में पूरी चीज़ मेंशन्ड है, तो कभी वो भी मौका मिला तो आप साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अहमद भाई, जो सैटेनिक सिंबल्स हैं, सिंबलिज्म भी बहुत बढ़ता जा रहा है गेम्स में, मूवीज़ में तो काफ़ी अरसे से चला ही आ रहा था। अब इवन ऐसे कैरेक्टर्स हैं गेम्स में, डिमोनिक किस्म के कैरेक्टर्स, फिगर्स, फिर डार्क थीम्स, और बाकायदा सबलिमिनल मैसेजेस ऐसे हैं। और कुछ गेम्स में मज़हब की, खुसूसन इस्लाम की तज़हीक है, बाकायदा वो चीज़ें डायरेक्ट दिखाई हुई हैं जो हमारे सिंबल्स हैं, रिलीजियस सिंबल्स हैं, और उनका मजाक उड़ाया हुआ है। रेजिडेंट ईवल जो है उसमें ऐसा मौजूद है, डेविल में क्राई में इस तरह की चीज़ जो है वो मौजूद है, और भी काफ़ी गेमें हैं। तो मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखता हूँ। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये वैसे हैं पुराने स्टैटिस्टिक्स अहमद भाई, 2017 के, अब तो पता नहीं, इट वुड हैव जंप्ड अप ऑब्वियसली। 9,000 गेम्स रिलीज्ड एवरी ईयर, और स्टडीज़ हैव शोन दैट द एवरेज टाइम स्पेंट playing to be around 13 hours per week average. 80% is explicit content, R-rated. Most sold game, guess the name, most sold game, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 5, yep. Profanity, nudity, crime, drugs. 12 severe instances of sex इसमें Grand Theft Auto, yep. तो फिर स्ट्रिप क्लब्स, ये सारी चीज़ें इसमें ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की मैं आपको जो है वो अभी बता रहा हूँ। लेकिन ये देखें कि दिस इज़ द मोस्ट सोल्ड गेम, यानी ग्लैमराइज इतना किया गया है इस चीज़ को। और ये शायद ह्यूमन नेचर भी है अहमद भाई, कि जो चीज़ ईवल है वो शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और नफ्स अम्मारा का इसमें बड़ा रोल है, ज़ाहिर है उसको कंट्रोल करने का हमें हुक्म भी दिया गया। अच्छा, इसी तरह मूवीज़ की तरफ आएँ तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि आज की मूवीज़ को कंपेयर किया जाए 1980s की मूवीज़ या उससे पहले की मूवीज़ से, तो ये जो यूज़ ऑफ एफ वर्ड है और ये जो यूज़ ऑफ स्लैंग है या गंदी लैंग्वेज जिसे आप कह लीजिए, ये पता नहीं, इट हैज़ जंप टू लाइक 400%। अब तो उसको बीप भी नहीं किया जाता, अब तो उसको बीप भी नहीं किया जाता, राइट। और जो रेटिंग आपने जैसे मेंशन की ना, पहले लेट्स से PG-17 कोई चीज़ होती थी, वो अब PG-13 के अंडर आ रही है। और गेम्स का ये हाल है कि अगर आप एक कैरेक्टर को म्यूटिलेट कर देते हैं या उसको डिसफिगर कर देते हैं तो उसको वो PG-13 की रेटिंग देते हैं, यानी यू कैन डिसएम्बाउल कैरेक्टर बट दैट गेम इज़ गोइंग टू हैव अ PG-13 रेटिंग। यानी आप सोचें कि बच्चों के जहन पे क्या असर जो है उस गेम का पड़ सकता है, लेकिन इट्स जस्ट PG-13। इसी तरह टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो द मोस्ट वॉच्ड टीवी सीरीज़ ऑब्वियसली गेम ऑफ थ्रोन्स। इसकी हम सबको पता है कि इसका क्या थीम थी और किस
किस्म की गंदगी इस टीवी सीरीज़ में जो है वो दिखाई गई। इंसेस्ट है, ऑर्जीज, ब्रॉथल्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह वगैरह एवरीथिंग, लेकिन वो बड़ी मशहूर हुई और बड़ी फेमस गई। तो ये सारी चीज़ें अगेन इस बात की का बोलता एक जीता जागता सबूत हैं कि सेटनिज़म का और इल्यूमिनाटी या ये जो भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं उसका बहुत गहरा ताल्लुक है मीडिया के साथ। जहन साजी कर रहे हैं, बिल्कुल जहन साजी कर रहे हैं, बिल्कुल, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, हाँ, जहन साजी भी कर रहे हैं। बल्कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस वगैरह या म्यूजिशियंस जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो उन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि ये जो पिरामिड का सिंबल है, वन आइड सिंबल है, कितना ज़्यादा इसको मेंशन किया था। इवन डॉलर का जो बिल है उसमें पिरामिड का सिंबल है। उसकी इंटरप्रिटेशन खैर वो करते हैं कि ये पीक ऑफ सक्सेस है, लेकिन वो जो वन आई दिखाई वो कहते हैं आई ऑफ गॉड है, द ऑल सीइंग आई। तो इफ़ वी गो बैक टू हिस्ट्री, जो इजिप्शियंस थे उनमें ये वन आइड गॉड का कॉन्सेप्ट मिलता है। होरस आई थिंक के उसका वो फॉल्स गॉड जो था उसका होरस नाम था। इसका इजिप्शियन हेर्मेटिज्म में, क्रिश्चियन नॉस्टिसिज्म में, जूइश कबाला में, एल्केमी और वेरियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव जो अभी हमने डिस्कस किए थ्रू आउट हिस्ट्री, मेरा ये मानना है अहमद भाई कि वन थिंग हैज़ बिन कॉन्स्टेंट एंड दैट थिंग इज़ वर्शिप ऑफ शैतान, एक्सप्लिसिटली और इनडायरेक्टली, बट इट हैज़ अकर्ड इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। मे बी सुमेरियंस का जो रिलीजन उसको उठा के देख लें, इजिप्शियंस का देख लें, ग्रीक्स का उठा के देख लें, शिर्क भी नज़र आ रहा है, पेगनिज्म आप बुद्धिस्ट का उठा के देख लें, चाइनीज़ और जापानीज़ जो उसकी जो माइथोलॉजीज है हैं वो शायद चेंज होगी, लेकिन जनरल जो पीछे उसूल है वो सेम है। सिंबलिज्म है, आइडल्स हैं, फर्क नाम होंगे, कोई बाल कहेगा, कोई मोलॉक कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, लेकिन है सेम चीज़ है। और उससे कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, बिल्कुल, कितना नुकसान हो गया है, कितने बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। लोग तो बात की बात है, बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। बल्कि अभी रिसेंटली एक वो ब्रांड है, मतलब इटालियन ब्रांड है, फैशन ब्रांड, बैलेंसियागा के नाम से, उन लोगों ने ना अपनी कोई कैंपेन निकाली अपने कोई प्रोडक्ट्स की, तो उसमें उन्होंने ना बच्चों को, छोटे बच्चे जो हैं उनको मॉडलिंग करा के कुछ कपड़े पहनाए हुए, तो कुछ चीज़ें ना, एंड उसके अंदर जितना भी सिंबलिज्म था वो पीडोफिलिया से रिलेटेड था। वो ये आउल्स, बनीज जो फर्टिलिटी का वो साइन है, इस तरह की चीज़ें ना, काफ़ी ज़्यादा वहाँ सिंबलिज्म था। वहाँ पे फॉर एग्जांपल जो स्टफ़ टॉय था उसके ऊपर जो था ना लेदर के वो स्ट्रैप्स लगे हुए थे जो BDSM वगैरह जो है ना उसको सिंबलाइज करता है। तो ये कंट्रोवर्सी बड़ी अभी मेन स्ट्रीम हो गई थी, यानी बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि यार तुमने वेस्ट के अंदर आवाज़ उठी थी कि बच्चों का फोटोशूट किया हुआ तुमने, ये चीज़ें क्या हैं, व्हाट डज दिस मीन। और वो बैलेंसियागा जो है ना उसकी स्पेलिंग है BAL फिर ENCI इस तरह करके, BALEN। अच्छा, उन्होंने जो उस फोटोशूट के अंदर एक ना इस तरह करके एक जैसी कोई टेप होती है या रिंग होता है वो पड़ा हुआ था, और उसमें लिखा था BAALEN, तो वो बाल भी उधर आ गया, और मगर वो एक एक्स्ट्रा ए उसकी स्पेलिंग के अंदर आया था जो कि ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस किस्म की जो सिंबलिज्म है, इस चीज़ों इनकी झलकियाँ दिखाना जो है, ये एक कांस्टेंट फीचर रहा है पेगनिज्म के अंदर, शिर्क के अंदर, ओकल्टिज्म के अंदर और सेटनिज्म के अंदर, सिंबलिज्म जो है। और दिस टेल्स अस व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग इस्लाम इज़, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स ह्यूमन बीइंग्स एंड लिटरली इट इज़ लाइक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स, ऐसा ही है, ट्रुथ भी यही है, अल्लाह वांट्स के सारे बच जाए। और अल्लाह ने देखे उन चीज़ों से मना ही फरमा दिया। कई लोग बहस करते हैं जी म्यूज़िक क्यों हराम है, वो दलाइल लेकर आते हैं, बड़ा कुछ लाते हैं, वो बड़ा मिक्सअप करते हैं लिरिक्स को, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिक्सअप करके ना दलाइल दे रहे थे कि नहीं जी हमें तो बड़ी एनर्जी मिली, शायरी बड़ी, वही वो लिरिक्स हैं। लेकिन हम बात करें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स की, आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी अकल के ऊपर। तो मैंने जैसे पहले कहा ना अहमद भाई, थाउजेंड्स क्या बिलियंस ऑफ लाइव्स हैव बीन लिटरली डिस्ट्रॉयड, बिलियंस ऑफ पीपल हैव कहना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन शैतान ने लिटरली उन्हें हेल फायर की तरफ जो है वो लगाया हुआ है। और दिस टेल्स अस कि कितना ज़रूरी है दीन हक को प्रोपेगेट करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों को देना, हमारी यूथ को देना। और एट द एंड ऑफ द डे वही बात है अहमद भाई कि शैतान हैज़ नो पावर। जिस तरह से उसको दिखाया जाता है वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, और उसके मैकिनेशन, उसकी जो साजिशें हैं वो वीक हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो कह दिया। फिर ये कि
बिस्मिल्लाह आप पढ़ो। मुझे वो एक शेख थे, उन्होंने कहा कि यार ये लोग काफ़ी कहते हैं हम पे जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, शैतान आ गया, जिन आ गया, पोजेशन हो गई। उन्होंने कहा देखें, मेरा तो ये बिलीफ है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करें, बर्तन को ढकें, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिए, तो इवन इबलीस आपके करीब नहीं आ सकता। तो बड़ा उनका ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बिलीफ मुझे लगा। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट कि अल्लाह ने हमें वो पावर्स दे दी हैं, वो प्रोटेक्शन भी दे दी है, और वाकई ही ऐसा महसूस होता है कि इबलीस डरता है तो मुसलमानों से जो है वो आ जाके डरता है। वैसे अहमद भाई, व्हाट इज़ बिल गेट्स अप टू? इस पे काफ़ी आजकल जो है मैं पढ़ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, आई एम श्योर आप भी देख रहे हैं, तो व्हाट इज़ ही अप टू दीस डेज? उसको फ़ोन करके पूछता हूँ क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है, सब ठीक है, क्या कर रहे हो आजकल, पूछेंगे बिल गेट्स जानी क्या सीन है किन किन कामों में पड़े हुए हैं आजकल। बिल्कुल। उससे पहले जो आपने बात की ना, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं टच करना चाहूँगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, क्योंकि इस शो के अंदर हम ये तासुर बिल्कुल नहीं देना चाहते कि शैतान इज़ इन कंट्रोल, अल्लाह इज़ इन कंट्रोल। अल्लाह ताला ने मोहलत दी हुई है शैतान को भी और हमें भी, हमें फ्री विल दिया हुआ है। एंड जब तक इंसान चाहे ना, वो तब तक शैतान को तक़वियत नहीं दे सकते, उसको पावर नहीं दे सकते। और जैसे कि आपने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना कि इन कैद शैतानी काना दईफ़ा, कि वेरीली द प्लॉट ऑफ सैटन इज़ वीक। बिल्कुल, ठीक है, बहुत यानी कमज़ोर है उसका प्लान। सही है, उसका प्लान कमज़ोर है, लेकिन तुम इंसान जो हो उसकी प्लान को तक़वियत देते हो, उसको फॉलो करके, उसके प्रोडक्ट बन के, उसके कंज्यूमर बन के। सो मैं तो कोशिश करता हूँ कि हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं और ऑडियंस हैं उनको ये मशवरा दिया जाए कि देखें, ये चीज़ें अगर मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, वो इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि इनके ग्राहक हैं। ये प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं, ये म्यूज़िक एग्जिस्ट करता है, ये वीडियो गेम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका बायर है। सही। जिस दिन आप इसको ख़रीदना छोड़ देंगे, ये शेल्फ से भी उठना शुरू हो जाएगा। सही। जिस दिन आप ये ड्रामे देखना बंद कर देंगे, उस दिन ये ड्रामे भी चेंज हो जाएंगे। सही। क्योंकि देखें, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है, उनको व्यूअरशिप चाहिए। अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे और आप शैतान के प्लान को उसकी ओरिजिनलिटी पे लेके जाएंगे, उसको कमज़ोर करेंगे। लेकिन अगर आप और मैं कंज्यूमर बन जाते हैं इन चीज़ों के, हम उन ड्रामों को देखते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, मुझे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यार, मेरी तो इम्यूनिटी हुई हुई है। हम उसको कर रहे हैं, हम उसको अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसके प्लान को तक़वियत दे रहे हैं, उसमें जो है ना एक टैसिट अप्रूवल है हमारा, और ये अल्लाह ताला हमसे ये सवाल पूछेगा। तो इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। एंड जो लोग अल्लाह ताला को ज़्यादा याद करते हैं, जो लोग अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी, उनकी भी आंखें ऐसे खोल देता है कि उनको नज़र आने लग जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यानी बहुत सारे लोग हैं, वो शायद ये मीडिया कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं लग रहा, नज़र ही नहीं आ रहा कि इसमें कितना हार्म है उनके लिए भी और सोसाइटी एट लार्ज के लिए। मुझे फुज़ैल इब्ने याद का एक कोट याद आ गया अहमद भाई, सेड के परसिस्टेंटली फॉल्सहुड को देखने से ट्रुथ की पहचान चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा ज़बरदस्त ऐसे ही कि आपकी वो आँख ही बंद हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा हक क्या है, बातिल क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, क्या नहीं है। आपको क्या, ये तो बिल्कुल इसमें तो कुछ नहीं है, सारे देख रहे हैं, सारे आप डिसेंसिटाइज हो गए। वो मैंने पहले बात की ना कि कुरान के साथ जुड़े, दीन के साथ जुड़े, अपने आप को रीसेंसिटाइज करें, फिर इन चीज़ों को देखना शुरू करें। आपकी आंखें जो हैं वो एक और अंदाज में देखेंगी। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। जहाँ तक कि बिल गेट्स का मामला है, उसको पूछेंगे इंशाल्लाह, ये पॉडकास्ट खत्म होता है, पूछता हूँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन बिल गेट्स जो है ना, वो बहुत अजीबोगरीब चीज़ें कर रहा है। रिसेंटली बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बन गया, एंड उसकी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह ये है कि उसने कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ उसके प्रोजेक्ट्स हैं जो सवाल उठाते हैं उसके ऊपर। सो फॉर एग्जांपल, बिल गेट्स का ओवर एम्फोसिस ऑन वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन्स एंड अगर पॉपुलेशन रिडक्शन, हाँ, इस चीज़ का बहुत जिक्र करता है बिल गेट्स। डी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा जिक्र करता है कि हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? पॉपुलेशन कम होनी चाहिए का क्या मतलब है? बिल्कुल कि अबॉर्शन ज़्यादा कर दो, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा नीचे कर दो, कत्लो गारत शुरू कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक सवालिया निशान है कि वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम। नंबर 2, अगर तो जो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड की है, डाइट सडनली, अगर लोग उसको देखें और फिर बिल गेट्स का रोल देखें वैक्सीनेशन के अंदर, तो मे बी दे विल आल्सो से कि यार कोई क्वेश्चन मार्क है। अगेन मैं कोई इधर हुक्म नहीं लगा रहा किसी को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ कंट्रोवर्सी है, स्मोक है। इसी तरह इस वक्त बिल गेट्स इज़ समवन हु इज़
द लीडिंग एग्रीकल्चरल लैंड ओनर इन द US. उसने पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स हुआ है खरीद रहा है. एंड अगर आप इस चीज़ को सर्च करना शुरू करेंगे कि अब लोग कहना शुरू हो रहे हैं कि अभी जो क्राइसिस आने लगा सबसे बड़ा, वो फैमिन का क्राइसिस आने लगा है, फूड शॉर्टेजेस का क्राइसिस आने लगा. मुझे याद है अली भाई 2000 मेरा ख्याल 2008, 9, 10 इस टाइम के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC की. उसका नाम था द फ्यूचर ऑफ फूड. 3 पार्ट्स के अंदर थी. मुझे याद है जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैं बड़ा डिप्रेस हुआ था कि यार ये हालात हैं यार, इस तरफ जाएगी बात. एंड अभी भी अगर आप देखेंगे फूड क्राइसिस के बारे में ना बहुत लोग बात कर रहे हैं. एंड इवन अभी इंडिया में भी ये जो फार्मर्स का एक रिवोल्ट टाइप था, वो इसी चीज़ के ऊपर था कि गवर्नमेंट जो है ना कंट्रोल ज़्यादा चल रही थी एग्रीकल्चर का. सो इट सीम्स के ये जो इलीट्स हैं, जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लोग हैं, वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि फूड शॉर्टेजेस होंगी, इसलिए हमें फूड को कंट्रोल करना चाहिए. एंड इसलिए फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर इस चीज़ को बाकायदा डिस्कस भी किया गया है. और डिस्कस किया गया है कि हमें जो GMOs हैं और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मीट है वो बनाना चाहिए कंजम्पशन के लिए. लोगों को इंसेक्ट कंजम्पशन के ऊपर लेके आना चाहिए. ये सारा डावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर डिस्कस हो चुका है. क्लाउस श्वाब वगैरह ने अपनी किताब के अंदर भी इन चीज़ों को लिखा है. तो ये सारा जो है ना डूबियस काम है. मैं इन लोगों से खैर की ज़्यादा तवक्को नहीं करता. बिल गेट्स के जो पेरेंट्स थे वो प्लान्ड पेरेंटहुड का हिस्सा थे. अच्छा. और प्लान्ड पेरेंटहुड जो है उसने ये सारी अबॉर्शन वगैरह इस चीज़ को जो है ना राइज किया है. एंड अगर आप अबॉर्शन स्टेटिस्टिक्स देखें US के अंदर तो वो दे स्टैगरिंग कि कितने मिलियंस जो हैं ह्यूमन बीइंग्स अबॉर्ट किए जाती हैं. सो बिल गेट्स का काफ़ी डूबियस रोल है. तो अब मैं उसको फ़ोन करके कहता हूँ कि बास आ जा. आई कांट हेल्प बट आस्क दिस क्वेश्चन. बड़े ज़ोर से आ रहा है मुझे. क्वेश्चन इज़ कि इज़ बिल गेट्स दज्जाल? नहीं, इतना मैं अभी इतनी बड़ी अभी इसको मैं तीसरी कैटेगरी में रखूंगा. इसको तीसरी कैटेगरी, क्योंकि दज्जाल मुझे अभी तक उसके माथे पे कफारा नहीं नजर आया. एग्जैक्टली. और वन आई, और फिर जो क्लियरली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइंस बताए हैं. लेकिन जोक असाइड, देखें फितना दज्जाल हमारे यहाँ पाकिस्तान भी आके हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह से आके मिलता है. कॉज ऑफ कंसर्न है ये. बस ये वही बात है, क्वेश्चन मार्क है एक कि ऐसा क्यों हो रहा है. लेकिन मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा, देखें कि फितना दज्जाल इज़ समथिंग सीरियस. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उसके बारे में वार्न करते थे तो ही वाज ऑलवेज़ वेरी सीरियस. सहाबा डर जाते थे कि अभी पीछे से निकल के आ जाएगा, ऐसा महसूस होता है. तो हमें पनाह मांगनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें हमारी जनरेशन्स को उस फितने से भी बचाएं. बल्कि बेहतर है कि हमारे एज में ना ही हो, ना ही हमारे बच्चों की या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन की. हाँ, तो ये काफ़ी लोग चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हो चीज़ें, इमाम मेहदी आ जाए ये वो. लेकिन बात ये कि दे डोंट रियलाइज कि वो व्हाट टफ टाइम्स, अल्लाह माफ़ करे, ईमान शेक होंगे. बिल्कुल. सुबह काफिर, शाम को मोमिन, या शाम को काफिर, सुबह मोमिन. हम लोग स्ट्रगल करते हैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए. सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वी विल बी पीपल हु विल बी एबल टू. अल्लाह ताला से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे ऐसे वक्त पे भी. लेकिन वन शुड नेवर विश फॉर फितना, स्पेशली सच अ बिग फितना जिसके बारे में ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि रिवायात के अंदर आता है कि सब अंबिया ने अपनी कौमों को इस चीज़ से डराया. तो सो द वे फॉरवर्ड, बिकॉज वी हैव एस्टेब्लिश्ड दिस यू कैन से व्यू कि चलो एग्जैक्ट शायद एक्सप्लिसिटली शैतान इन्वॉल्व नहीं हो, या मे बी एक सैटेनिक वर्ल्ड ऑर्डर एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट जाहिर है कि जहाँ जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं वहाँ से यही महसूस हो रहा है, यही नज़र आ रहा है कि चीज़ें शैतान के मुताबिक ही चल रही हैं. तो व्हाट डू यू एडवाइज़ द पेरेंट्स एंड व्हाट डू यू एडवाइज़ द यंग जनरेशन्स कि वो इस दौर में, इस ख़तरनाक दौर में क्या करें? देखिए, जो जिस बात से हमने शुरू किया था ना, उसी को आंसर करते हुए कि इज़ शैतान रूलिंग द वर्ल्ड, मैं इसको इस तरह फ्रेम नहीं करना चाहूँगा कि येस ही इज़, क्योंकि दैट गिव्स हिम अ लॉट ऑफ पावर. राइट, ठीक है, लेकिन डज ही हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट, एंड अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ? मोस्ट सर्टनली. क्या वो एक्सप्लिसिट है और लोग एक्सप्लिसिटली उसकी इबादत वगैरह करती है? देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी ऑफ दैट. ओके, मतलब मैं उसको
उसको अगर मैं स्केल के ऊपर देखूं तो 70-30 की तरफ हूँ मैं, ठीक है। लेकिन क्या इम्प्लिसिटली लोग उसको कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली 110% कर रहे हैं, एंड क्या हम एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा शैतानियत है कि ज़्यादा खुदाई निज़ाम है? तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज़्यादा शैतानियत ही है, हीडनिज़म है। वो तो मैंने आपको एक एम्पिरिकल रियलिटी के तहत प्रूव कर दिया है कि जो निज़ाम है वो सेक्युलर लिबरलिज्म है, सेक्युलरिज्म का एथिकल डू एज दो विल्ड, ये तो उसका नारा भी है चर्च ऑफ सैटन का, और फिर सेक्सुअल रेवोल्यूशन भी यहीं से चली। डिज़ायर्स को फॉलो करो, बस डिज़ायर्स को फॉलो करो, जिस हद तक कर सकते हो, बस किसी को हार्म ना करो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हार्म भी होना शुरू हो जाएगा, और मैक्रो लेवल पे हार्म होता भी है, हार्म होता भी है। जहाँ तक एडवाइस की बात है कि देखें, द करंट टाइम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू बी पेरेंट्स। जो पेरेंटल चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ये वाले चैलेंजेस नहीं थे जो आज हैं, क्योंकि एक बम्बार्डमेंट नहीं थी ऑफ आइडियोलॉजीज़ उस ज़माने में। ईज़ ऑफ मीडिया जो था, एक्सेस टू मीडिया, वो उस तरह नहीं था। मतलब मुझे याद है जिस वक्त इंटरनेट आया था 1995 वगैरह में, तो एक जो गाना होता था ना, म्यूज़िक फाइल MP3 जो होती थी 97-98 में MP3 जब आया था, 3 MB का एक MP3 होता था, 3 MB का, और उस 3 MB को डाउनलोड करने की डाउनलोड स्पीड होती थी 3 किलोबाइट्स पर सेकंड, मैक्सिमम 4.5 KB पर सेकंड मिल जाती थी। तो 15-20 मिनट एक MP3 को डाउनलोड करने के लगते थे। तो ये वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। 10 मिनट में मूवी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह, क्योंकि वो स्पीड्स ही नहीं थी। तो हमारे पेरेंट्स के लिए इवन दो इंटरनेट केम एट अ वेरी लेटर स्टेज इन आवर लाइव्स, लेकिन फिर भी इस लेवल के ऊपर नहीं था कि इतना एक्सपोजर था और इतना जो है ना ये प्रॉब्लम्स थे। तो अब जो है ना पेरेंटल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो पहला स्टेप तो ये होगा कि पेरेंट्स रिकग्नाइज करें कि ये चैलेंजेस हैं। नंबर 2 स्टेप ये होगा कि वो अपने आप को इन्फॉर्म करें इन चीज़ों के बारे में। पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू बी इग्नोरेंट अबाउट द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दे हैव टू नो दीज थिंग्स, बिकॉज इफ दे डोंट नो इट, देयर चिल्ड्रन नो इट बिफोर देम। सो उनको अपने बच्चों को प्री एम्प्ट करना पड़ेगा, पहले पता हो, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना अपने बच्चों को दे रहे हो पहले, ताकि उनकी एक इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हो। तो चैलेंजिंग टाइम्स हैं, और मैं तो दुआ करता हूँ अपने बच्चों के लिए और सब लोगों के, हमारे सब मुसलमानों के बच्चों के लिए, कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और हिफाजत करे उनकी। एक बड़ी खूबसूरत बात आपने बीच में की थी जो मैं री एम्फसाइज करना चाहूँगा, कि जितना आप अल्लाह को याद करेंगे, जितना आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बचा लेगा। आई बिलीव कि अपने बच्चों को सिखाएं, अल्लाह का तारुफ दें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ें, और इंश्योर कि उनके जो आइडियल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, वो दे आर दोज पीपल, यानी इस्लामिक हीरोज़ आप कह लीजिए, अम्बिया हैं, प्रॉफिट्स हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उन्हें ज़िक्र की आदत डालें, सिखाएं उन्हें ज़िक्र कौन सा अच्छा है, नमाज की आदत उन्हें डाली जाए। तो आई थिंक कि ये खुद ही अल्लाह की प्रोटेक्शन में इंसान जो है वो आ जाता है। और हम बतौर इंसान अहमद भाई कितना कर सकते हैं, कितना बच सकते हैं, अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक को बचाना है। इवन अम्बिया ने ये कह दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं कि वमा उबर्रिउ बिनफ्सी, ये आयत है शायद, कि मैं तो ज़ाहिर है बरी हूँ इस नफ्स से, क्योंकि ये जो नफ्स हमारा है ये बुराई की तरफ ही उकसाता है, और अगर मेरे रब का हुक्म ना होता, मेरे रब का फजल ना होता, तो पता नहीं मैं बच पाता कि नहीं। तो अल्टीमेट गुडनेस इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना, आई थिंक कि ये एक बहुत सिंपल और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सोल्यूशन है। सो जज़ाकल्लाह अहमद भाई, इंशाल्लाह अभी वैसे इस टॉपिक के साथ जस्टिस बाकी है, बट ये इट विल गो टू लाइक 2.5 hours, तो इसको एक और सिटिंग में इंशाल्लाह करते हैं। आपने बहुत माशाल्लाह अच्छी बातें की और